हेलो, वेलकम टू मैगजीन मित्रा। और आज हम कवर करने जा रहे हैं विजन आईएएस की अक्टूबर महीने की जो मैगजीन है उसका तीसरा पार्ट यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है। और कुछ लोगों को ये सवाल है कि भाई हमें ये मैगजीन कहाँ मिलेगी। तो मैं बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या मैंने जो भी और वीडियो डाल रखी हैं, हर महीने की मैगजीन का लिंक मैंने दे रखा है जो कि विजन आईएएस का ऑफिशियल चैनल है ना। तो आप वहां से जाके इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, या आप डिजिटली जैसे पढ़ना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस चीज के पुराने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं जिसमें हमने पॉलिटी और क्या बोलते हैं आईआर को कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला आर्टिकल है बहुआयामी निर्धनता, यानी बहुआयामी इसका मोटा मोटा मतलब हो गया कि अलग अलग तरह की गरीबी। एक तो होती है कि हमें लगता है कि गरीबी जो है खाली पैसे से रिलेटेड है, पर गरीबी में और कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं, हमने इस चीज को ये रिपोर्ट कवर करती है। तो सुर्खियों में क्यों रही है? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यानी यूएनडीपी और इसके साथ ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मिलकर 2025 की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। देखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है और इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं। नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है वो इससे कैसे अलग है, तो हम इस पूरे आर्टिकल में इन चीजों को कवर करेंगे। तो रिपोर्ट में प्रमुख बिंदु क्या रहे, तो सबसे पहले देखते हैं कि 109 जो देश हैं उसकी जो 60 तो रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें पहली चीज है कि बहुआयामी निर्धनता। 109 देश जो है ना उनकी लगभग 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन जी रहे हैं। ठीक है। और उसमें भी अगर हम देखें ना तो ये जो टोटल लोग हैं इसके भी आधे लोग केवल 6 देश हैं जिनसे आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, चीन, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया। यहाँ से इनमें से भी आधे लोग आते हैं। और एक और देखने वाली बात यह है कि जो हमारे वयस्क लोग हैं ना जो इस बहुआयामी निर्धनता से जीवन यापन कर रहे हैं वो हैं 13.5, लेकिन इनके भी 2 गुने हैं खाली बच्चे, यानी 27.8% बच्चे है ना। अब दो चीजों को इन्होंने कनेक्ट करके देखा है, निर्धनता और जलवायु जोखिम को। देखिए होता क्या है, पहले एक तो आप गरीब हैं, ऊपर से आपको जलवायु संबंधी जो आघात हैं वो भी परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन है डबल हो जाती है ना। तो जलवायु निर्धनता जो है वो जलवायु खतरों के प्रति और ज्यादा सुभेद बनाती है। ये तो आप समझते हैं, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से बाढ़ भी आ रही है, तो आप कैसे चीजों को टैकल करेंगे। तो वैश्विक स्तर पे क्या है, बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने वालों में से लगभग 10 में से जो 8 लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा गर्मी, बाढ़, सूखा और वायु प्रदूषण जैसी जो जलवायु संबंधी खतरे हैं इनका सामना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब ये 3-4 प्रकार के जो जलवायु खतरे एक साथ आते हैं इतने सारे लोगों के ऊपर, तो वो 3 या 4 गुना बोझ झेल रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके पास में परिसंपत्ति बहुत ही सीमित होती है, और कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटीज प्रणाली होती है, सामाजिक सुरक्षा यानी फूड की, आवास की, ये सब इनकी पहुंच बहुत कम होती है। तो आपदा संबंधी जो और प्रभाव होते हैं वो और ज्यादा इन पे नेगेटिव असर डालते हैं। अगर हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से लगभग जो विश्व भर में निर्धन लोग हैं ना उनको प्रभावित करने के जो सबसे बड़े खतरे हैं वो है ज्यादा गर्मी और वायु प्रदूषण। आपने देखा होगा आजकल कैसा हाल रहा है दिल्ली का भी, अगर हमने देखा वायु पोल्यूशन कैसी है, अमीर गरीब सबको ले जा रहा है। तो एक और चीज है कि जो उप सहारा अफ्रीका है और दक्षिण एशिया जो है उसको हमने एक ऐसे हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना है जहां पे जलवायु के खतरे जो हैं सबसे ज्यादा गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपको पता है दक्षिण एशिया में ही लगभग सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं और अफ्रीका में भी सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। तो भारत की क्या स्थिति है, तो देखिए भारत में 2005 और 6 में जो है ना निर्धन लोगों की संख्या जो सरकारी डेटा के हिसाब से 55.1% थी। लेकिन ये आगे अब अच्छी बात यह है कि ये घट के अब 16.4 रह गया है, यानी लगभग 41.4 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आने में सफल हुए हैं। तो ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये किस तरह से काम करती है, तो देखिए समझिए। कुछ कमियों के यानी वंचना के संकेतक बनाए जाते हैं जिसके हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है। तो बेसिकली मानव विकास के 3 आयामों को ये लोग शामिल करते हैं, उसमें एक है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा और एक है जीवन स्तर। और इनके अंदर भी जो सब कैटेगराइजेशन बना के ना टोटल बना के हम 10 संकेतक और शामिल होते हैं। तो हम समझेंगे उनको कुछ कुछ उनको अपना वेटेज दिया जाता है कि किस चीज को कितने नंबर मिलेंगे, और उसके आधार पे एक स्कोर होता है जो टोटल का योग होता है।
और बहुआयामी गरीब हम उन लोगों को कहते हैं जो इस स्कोर में, जिनका स्कोर 1/3 यानी 33% से ज्यादा होता है, इसे हम समझेंगे। तो इसका हम जब वैल्यू निकालते हैं तो वैसे निकालते हैं कि गरीबी जो है उसकी व्यापकता कितनी है ना। यानी व्यापकता का मतलब है कि गरीबी में जो जीवन यापन करने वाले हैं लोग हैं उनका अनुपात कितना है। दूसरा, गरीबी है कितनी ज्यादा, यानी तीव्रता तीव्रता कितनी है, उनका वंचना स्कोर कितना है, जो हम यहाँ से देखेंगे। तो इसके गुणनफल के बराबर होता है। ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि MPI इज इक्वल टू H इंटू ए। तो MPI को क्या बोलते हैं हम, कहीं ना कहीं समायोजित हेड काउंट अनुपात भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीजों को शामिल किया गया है। और ये किस चीज को दर्शाता है, वही कि जीवन यापन करने वाले लोग जो हैं उनकी व्यापकता कितनी है और वो किस तीव्रता में या किस लेवल की गरीबी को फेस कर रहे हैं। तो MPI का जो मान होता है वो 0 से 1 होता है। ऑब्वियस सी बात है कि 0 से 1 की ओर जितना ज्यादा मान बढ़ता जाएगा उतना ही उच्च मान जो है उच्च गरीबी का या निर्धनता का सूचक रहता है। तो इस एक बार लिस्ट को समझ लेते हैं कि निर्धनता के आयाम कौन कौन से हैं। जैसे हमने बताया था कि 3 आयाम इसने लिए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका जीवन स्तर। स्वास्थ्य के अंदर 2 चीज है, पोषण और बाल मृत्यु दर। पोषण में क्या है कि अगर 70 वर्ष से उम्र का कोई भी व्यक्ति है जिसे पोषण संबंधी जानकारी जो कुपोषित रूप में पाई जाती है तो वो भी गरीब कहलाएगा, और इसके लिए वेटेज दिया इतना। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता जरूर होना चाहिए कि किस किस चीज को शामिल किया गया है, संकेतक कौन से हैं। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एक और हम शामिल करते हैं इसमें बाल मृत्यु दर, यानी अगर जो 5 वर्ष की अवधि है ना उसमें 18 वर्ष से किसी भी बच्चे की मृत्यु हो गई है तो ये भी इसमें आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य को करते हैं कि स्कूली शिक्षा के वर्ष कितने रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है जिसने कम से कम 6 वर्ष से की कोई स्कूली शिक्षा ही पूरी नहीं की है, या इसके अलावा स्कूल में उपस्थिति करना, पता चलिए आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया है लेकिन बच्चा जा ही नहीं रहा है उस उम्र तक, खासकर जब तक कि उसे अपनी 8वीं क्लास पूरी कर लेनी चाहिए थी, तो इसको भी हमने शामिल किया हुआ है। और जीवन स्तर कैसा चल रहा है लोगों का, कि खाली स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं, जीवन स्तर में कौन कौन सी चीज शामिल करी गई हैं। क्या आपके पास में खाना पकाने का ईंधन है, ईंधन कैसा है, ठोस है जो आप यूज करते हैं गांव में, लकड़ी, उपला, कोयला, चारकोल, या फिर लिक्विड है कोई जैसे LPG वगैरह। दूसरा, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, क्या इनके पास में जो SDG के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या नहीं है। पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है, साफ पेयजल की, या पेयजल की अगर व्यवस्था है तो वो कितनी दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको पानी पीने के लिए 30 मिनट की दूरी पे जाना पड़ेगा तब जाके वहां से आप पानी लेके आएंगे। बिजली की सुविधा है या नहीं घर में, या फिर आपके पास में पक्के मकान है या नहीं, जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपके छत या दीवारें और फर्श वगैरह जो ज्यादातर हमारे इंडिया में ऐसे ही मिलेंगे कि अपर्याप्त हैं, या कोई प्राकृतिक पदार्थ की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। परिसंपत्ति का मतलब है कि अगर घर के पास में कोई रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, यानी एक भी एंटरटेनमेंट का साधन या बाकी एक संपत्ति के रूप में कुछ भी चीज नहीं है तो फिर भी आप बहुआयामी गरीब की दृष्टि में श्रेणी में आते हैं। अब ये तो हो गई थी जो इंटरनेशनल लेवल पर निकाली जाती है। हम भी एक नीति आयोग भी हमारा जो है वो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है। तो हमको देखना है कि ये इससे कैसे अलग है। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे हम यूज करते हैं एक पद्धति है जिसका नाम है अल्कायर फोस्टर पद्धति, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका यूज करते हैं हम भी इसमें, लेकिन एक चक्कर अलग है। वैश्विक जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है, इसमें 10 संकेतकों को शामिल किया गया था। भारत में जो नीति आयोग निकालता है इसमें 2 एक्स्ट्रा एडिशन कर दिए हैं, एक है मातृ स्वास्थ्य और एक है बैंक खाता है या नहीं परिवार के पास में। बाकी इसका भी जो मूल्य है वो भी सेम ही होता है, H/A। और इसके जो संकेतक हैं, संकेतक में हमने पढ़ ली है कि वहां पे 10 संकेतक शामिल किए गए थे, यहाँ पे 2 संकेतक एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं और ये टोटल बन गए हैं 12 संकेतक। तो ये हमारे जो MPI है राष्ट्रीय लेवल पे जो निकालते हैं हम उसके संकेतक हैं, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 में, उसको लेके देखिए हुआ क्या है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे हम बोलते हैं स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। क्योंकि ये जो पहले नोबेल दिए जाते थे ना, ठीक वैसा नहीं है, ये अलग से जारी किया जाता है, बाद में शुरुआत करी थी इसकी। तो इसे हम कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मानते हैं, और ये मिला है जोएल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को, सबको साथ में मिलके मिला है। और ये मिला किस चीज के ऊपर है, नवाचार संचालित जो आर्थिक समृद्धि है इसके लिए। हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार है, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक के द्वारा, ठीक है। और ये जो है जो अल्फ्रेड नोबल ने शुरू किए थे अपनी वसीयत में 5 नोबेल पुरस्कार, उनमें से एक नहीं है,
यानी इसको अलग से कौन इसको प्रोवाइड करती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। सबसे पहला पुरस्कार मिला था 1969 में रैगनर फिरिस को और जॉन टिनबर्गेन को। इसके अलावा जो भारत को अगर हम देखें तो भारत में ये पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन, आपने इनका नाम सुना होगा। ये पहले भारतीय थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये मिला था इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक चयन के सिद्धांत में योगदान देने के लिए 1998 में। क्या क्या मिलता है इसमें? एक पदक मिलता है, व्यक्तिगत डिप्लोमा मिलता है और एक कुछ नगद पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा हम समझते हैं कि पुरस्कार विजेता जो हैं आखिर किस काम के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। जो जोएल मोकियर हैं, इनको मिला है सतत समृद्धि की आवश्यक शर्तों के लिए। देखिए, अगर आपको सतत ग्रोथ करते जाना है तो उसके लिए कौन सी शर्तें होनी जरूरी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी संकेत हैं जो पहचान करी थी ऐसी शर्तों की कि किस चीज़ के लिए हम कैसे सतत समृद्धि काम करेगी। तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी कि प्रौद्योगिकी उन्नति से अगर आपको सतत समृद्धि प्राप्त करनी है तो 3 चीज़ें तो होनी जरूरी हैं। सबसे पहले कि आपका इंटरेस्ट जो है साइंस और टेक्नोलॉजी है इसके डेवलपमेंट में हो। दूसरी चीज़ है कि आपके पास में यांत्रिक क्षमता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि इन दोनों के होने के बावजूद भी आपके पास एक ओपन थिंकिंग वाली सोसाइटी होनी चाहिए जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आपकी सोसाइटी कह रही है कि नहीं भाई म्यूजिक को बैन कर देना चाहिए, ये हमारी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इन 3 चीज़ों के लिए इनको दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आया है, वो है सृजनात्मक विनाश का सिद्धांत, जो कि दिया था फिलिप एगियन और पीटर हॉविट ने। इन्होंने 1992 में ये काम किया था और इन्होंने एक थ्योरी दी, गणित की थ्योरी थी, गणित का पूरा मॉडल बना के दिया था, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी सृजनात्मक विनाश। सृजनात्मक मतलब किसी चीज के बनाने से, और विनाश का मतलब है किसी चीज का तबाह होने से, है ना। तो सृजनात्मक विनाश जो है उस प्रक्रिया का वर्णन करता है। जैसे ही देखो, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, जो भी लिखा है वो ठीक है। इसका मोटा मोटा मतलब है कि जब आप कोई एक नई चीज बनाते हैं तो एक सृजन होता है, लेकिन इस नई चीज के आने से किसी पुरानी चीज का विनाश हो जाता है। इसे हम विनाश बोलते हैं। सपोज करो, जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक इस शेप के क्या बोलते हैं रेजर वगैरह आते थे, लेकिन एक सृजन हुआ और जिलेट कार्ड कंपनी आ गई और उसने डबल वाले इस तरह के निकाल दिए। तो एक तरह से इसकी जो मार्केटिंग है पूरी खत्म हो गई। तो इसका कहने का मतलब है सृजनात्मक में कुछ नया शामिल होता है, और विनाशकारी इसलिए क्योंकि आने से जो पुराने वाले प्रोडक्ट हैं वो एकदम से मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो उनके मॉडल में जो प्रमुख तत्व है ना उनका ये है कि देखिए, अगर आपने पेटेंट कर भी लिया ना अपने, जैसे सपोज करो वो जो ब्लेड वाला आया होगा एक टाइम पे रेजर, तो उसकी कंपनी ने पेटेंट किया होगा 20 साल के लिए, कुछ साल के लिए, तो उसका एक टाइम पे एक अधिकार था हर तरह का। मतलब मैं इस एग्जांपल को इसलिए बता रहा हूँ कि आपने देखा हो ब्लेड किसी भी कंपनी का आता हो, लेकिन उसकी डिजाइन बेसिकली वही होती थी जो रेजर की डिजाइन शुरुआत में थी, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। तो आपने इसका कितना ही पेटेंट कराया हो, अगर दूसरी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है तो आपकी जो पेटेंट है ये भी आपकी कंपनी की रक्षा नहीं कर सकते। यही इस चीज में समझाया गया है कि देखिए, जो कंपनी है वो पेटेंट के माध्यम से अस्थायी एकाधिकार स्थापित कर लेती हैं, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर और इसके लिए प्रोत्साहित होती हैं, लेकिन पेटेंट किसी भी नवाचार विकसित करने वाली प्रतिस्पर्धा कंपनी से रक्षा नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि देखिए, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें नवाचार के और ज्ञान की क्या भूमिका है, खासकर हम भारत वालों को तो समझना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात है, अगर आपके यहाँ पे नवाचार और ज्ञान है तो आपकी उत्पादकता में होती है वृद्धि। इससे क्या है कि आप अगर सेम इनपुट भी डाल रहे हो ना तो भी आपको आउटपुट अधिक होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे नवाचार हो रहा है। जैसे 1995 से लेके 2006 के बीच में कई ओईसीडी देश जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि ओईसीडी देश कौन है, आई थिंक ये पीवाईक्यूज में आया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका वगैरह में श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। कितना? 2/3 से 3/4 हिस्सा इन निवेश से जुड़ा हुआ पाया गया था। क्या? क्योंकि इनमें अनुसंधान और विकास, सॉफ्टवेयर, नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह शामिल थे, तो भाई इनकी प्रगति हुई थी। दूसरा, इस सब से नवाचार और इससे जीवन स्तर में सुधार होता है। कैसे? नई दवाइयां आती हैं, परिवहन अच्छा होता है, बेहतर भोजन होता है, इंटरनेट संचार के लिए और भी अवसर बढ़ते हैं, तो आपका जीवन स्तर जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी सुधार होता है। तीसरी चीज है कि अर्थव्यवस्थाओं का जो ज्ञान आधारित प्रणालियां है ना उनमें भी रूपांतरण होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं, वर्ल्ड बैंक ने बताया था नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स में कि जो भी नेशंस है ना वो अगर अपने यहाँ की शिक्षा पे खर्च करते हैं और आईसीटी पे खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, तो होता क्या है, उनकी जो ग्रोथ है ना और आय जो है वो तेजी से क्या बोलते हैं बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए साउथ कोरिया जो है अपनी जीडीपी का खर्च करता है 4.9% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। आपको पता है भारत कितना करता है? मैं बताता हूँ।
भारत करता है जीवन पॉइंट 0.6 से लेके 0.7% ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो आप खुद ही समझ जाओ, हम भले ही चौथी अर्थव्यवस्था बनने हो, इसलिए भी हमारे लोग पीछे हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है। अगला है उद्यमशीलता और उच्च मूल्य वाली नौकरियों को प्रोत्साहन। देखिए, भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हमने अभी कुछ समय पहले स्टार्टअप इंडिया शुरुआत की थी ना, तो इसमें जब हमने करेंगे तो नौकरियां निकल के आएंगी सामने। तो 1.5 लाख स्टार्टअप जो सामने है, उनसे कहीं ना कहीं 17 लाख लोगों को रोजगार मिला है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली और भी मिला होगा। सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तो यही है कि जब हम ज्ञान और नवाचार में विकास करते हैं, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, नवीन विद्युत उत्पादन के लिए जो हम अक्षय ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं लागत प्रभावी विकल्प हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी आर्थिक समृद्धि है, इसमें सृजनात्मक विनाश की क्या भूमिका है? देखिए, होता ऐसा है, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे ही आएंगे वो उन्नयन को बढ़ावा देंगे। उन्नयन को कैसे? जैसे ही आपके ऑटोमोबाइल उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक वाहन आएंगे, तो जो नॉर्मली हम जो दहन इंजन होता है, जिसे हमने पेट्रोल डाला, वो जला, उसके बाद में स्पीड पकड़ी गाड़ी ने, तो उनको कहीं ना कहीं वो रिप्लेस कर देगा। तो एक नया मार्केट जो है हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी चीज है उद्यमशीलता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन। देखिए, जैसे ही जो पुराने समय में हम देखते थे, बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती थी, अगर आप जाओगे तो बैंक में लाइन नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ डिजिटल क्रांति, यूपीआई, फिनटेक, ई कॉमर्स वगैरह ने इस जो खुदरा व्यापार है इसको बाधित करा है। यानी एक और तो इनोवेशन हो रहा है और एक और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पूरे में समझाने का मतलब यही है कि एक और कुछ सृजन हो रहा है, कुछ चीज बन रही है, दूसरी ओर कुछ चीज का विनाश हो रहा है। ठीक है। संसाधन का पुनः आवंटन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वही, अगर कुछ नए लोग आएंगे तो उनके जो सफल होने की संभावना है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, और उत्पादक के कारक जो है उनकी दक्षता को सुधार होगा, और उत्पादकता में कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी, और ओवरऑल मिलाकर के उनका जो सबका है आर्थिक समुत्थानशीलता होगी। जैसे हमने देखा था डिजिटल जो कोविड-19 जो आया था, उस टाइम पे डिजिटल परिवर्तन कितनी तेजी से आया था, और कितनी सारी ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, कंपनी है, इनको बढ़ावा मिला था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि नवाचार और तकनीकी की प्रगति के लिए जो सरकारी पहल है वो कौन कौन सी हैं जो हमारे देश में काम कर रही हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आरडीआई योजना, और क्या बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, एक बार रिचेक कर लेना। ठीक है। तो 1 लाख करोड़ की निधि जो है, इसके साथ में हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा है कि भाई अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं तो आपको 1 लाख करोड़ तक की निधि में से पैसा देंगे हम। बाकी अटल नवाचार मिशन में क्या है कि हम बच्चों को, छात्रों को, लोगों को नवाचार करने के लिए प्रमोट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अलग अलग संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में वो खुलते हैं ना, अच्छा, अटल इनक्यूबेशन सेंटर की भी शुरुआत करते हैं हम। बाकी डीप टेक एंड फंड ऑफ फंड्स, इसमें भी हमने स्टार्टअप के विस्तार के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बाकी प्रौद्योगिकी को बनाने के लिए जैसे पीएलआई स्कीम है, सेमीकंडक्टर मिशन है, ये सब भी यूज कर रहे हैं हम। स्टार्टअप और अनुसंधान समर्थन के लिए प्रिज्म योजना है। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटल अवसंरचना इनिशिएटिव हमने चलाया, पहल चलाई हुई है, जिसमें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो सारी पहलें हैं, ये कहीं ना कहीं इसी चीज से रिलेटेड हैं, नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए सरकार क्या कर रही है। बाकी तीसरा जो आर्टिकल है हमारा, वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के ऊपर। देखो, अगर मेरी आवाज आपको स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, मैं इतनी सारी चीजें आपको, देखो, पढ़ तो आप इसे आप खुद भी सकते हो, लेकिन मैं जो चीजों को शुरुआत सरल करके दिखाता हूँ ना, उसमें आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं आपको इस चीज को आसान करता हूँ, और अगर आप एक लाइक मारते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिलता है अगले सुबह को उठ के कि हाँ, आपके लिए वीडियो बनानी है। वरना तो भाई जब तक मेरा चल रहा है मैं कर दूंगा। ठीक है। सुर्खियों में क्यों रही है? देखिए, बात यह है, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत की कृषि है ना, उसको थोड़ा सा और उसमें उत्पादकता हम बढ़ा दें, संधारणीय बना दें, यानी सस्टेनेबल बना दें उसे, और किसानों के लिए भी फायदा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसकी घोषणा करी गई थी, जो बजट आया था हमारा 2025-26 का, उसके टाइम पे नीति आयोग की एक प्रोग्राम चलता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यानी जो भी कमजोर डिस्ट्रिक्ट होते हैं हम उन पे काम करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये प्रेरित है। और इस योजना में 11 मंत्रालय हैं, और कहीं ना कहीं 36 कृषि योजनाएं हैं वो चल रही हैं, उनको हमने एक तरह से एक साथ लाने का काम करा है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको पता है ना, जो खाते में आते हैं 2,000 रुपये, ये वो वाला है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी फसलों का अगर आपकी कुछ विनाश हो जाता है तो हम उसका कैसे फसल कर सकते हैं। और सिंचाई योजना। कहने का मतलब है, ये जो योजना और भी चल रही हैं, इनको साथ में लेके आके
हमने कुछ और उत्पादकता बढ़ाने का और बाकी चीज़ों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ क्या होगी कि जो राज्य स्तरीय योजना है उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी हम साथ लेके काम करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है 1.7 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करना, खास करके ऐसे किसान जो बहुत छोटे हैं, उनके पास में बहुत ज़मीन कम है, यानी 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो ऐसी, और देखने वाली बात है, ये मेंस के लिए कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट आता है कि ऐसे जो किसान हैं ना, उनकी आबादी भारत में लगभग 86% है। इस रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय कौन काम करेगा? अगर कृषि की बात हो रही है तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस पे काम करेगा। अवधि इस मिशन की 6 साल रहेगी, 25-26 से लेकर 30-31 तक। बाकी इस पे 6 साल में 24,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो खर्च किया जाएगा। इसमें कितना? वार्षिक बजट के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये वार्षिक बजट है, ये टोटल बजट है। इस धनराशि को कैसे खर्च करेंगे? देखिए, सबसे पहले 40% तो चला जाएगा सब्सिडी के लिए, 30% हम खर्च करेंगे अवसंरचना पे। अवसंरचना का मतलब होता है ऐसी बेसिक चीजें जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी हैं। जैसे खेती में बुनियादी अवसंरचना क्या होनी चाहिए? भंडार गृह होने चाहिए, सिंचाई के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और हम नॉर्मली भी देखते हैं देश में सड़क होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर खर्च करेंगे अवसंरचना पे, और 20% करेंगे हम ऋण देने के लिए, 10% करेंगे उनको पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, आपको किस तरह से खेती करनी चाहिए, और बाजार वगैरह के लिए। इसमें कवर किसको करेंगे? तो वही 100 जो भी अल्प प्रदर्शन वाले जिले हैं ना, जहाँ पे फसल उपज बहुत ही निम्न है, पानी की कमी है, संसाधन नहीं है, तो उनमें प्रत्येक राज्य में से कम एक जिला शामिल करेंगे, और सबसे ज्यादा जिले लिए जाएंगे आपके यूपी में। अगर आप यूपी से पढ़ रहे हैं तो वैसे भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है आपको 12 जिले, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ज्यादा जिले यहाँ से लिए जा रहे हैं। फोकस कौन से एरियाज पे करेंगे? फोकस वही जहाँ पे फसल उपज कम है। जैसे कि हम देखते हैं गेहूं की जो राष्ट्रीय औसत उपज है वो होती है 3.5 टन प्रति हेक्टेयर, लेकिन जहां इससे कम हो रही है वहां पे हम, फॉर एग्जांपल ये, तो वहां पे हम इस चीज को शुरुआत करेंगे। देखिए, इसके अलावा जो है वो है लाभार्थी कौन होगा इसका? वही जो भी किसान लोग हैं, सीमांत किसान हैं, गरीब किसान हैं, महिला किसान हैं, आधुनिक जो कृषि तकनीकों को अपनाने वाले हैं, या कुछ युवा किसान हैं, उन सबको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। इसमें यस, किसान उत्पादक संगठन भी शामिल होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई इस योजना के उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अलग अलग बढ़िया बीजों का यूज करके और तकनीकी का यूज करके उत्पादन में वृद्धि करनी है। दूसरा, हमारे यहाँ की कृषि कहीं ना कहीं आज भी मानसून पे डिपेंड रहती है, तो हम कृषि में एक नया इनोवेशन लाके, यानी ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होता है कि बूंद बूंद करके आप सिंचाई करते हैं। दूसरी जो हम करते हैं नॉर्मली वो होती है बाढ़ सिंचाई, पूरे खेत में पानी से हटा देता है ना। तो मानसून पे डिपेंडेंस को हमें कम करना है। तीसरी चीज़ है कि हमें भंडारण क्षमता जो है, यानी ऐसा तो नहीं है कटाई के, होता क्या है देखो, गेहूं कटा, आलू की खुदाई हुई, कई बार ऐसा होता है कि ये रखे रखे सड़ जाते हैं कटने के बाद में। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, 5% की कमी करने के लिए भंडार गृह बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज हाउस जो होता है ना। अब जो, अगर आप गांव से आते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पता होगा, बाकी शहरों वालों को पता ही होगा। और 2030 तक क्या काम करना है? कृषकों की जो इनकम है उसको दुगनी करने का काम करेंगे। बाकी इसके साथ साथ कुछ संबद्ध क्षेत्र होते हैं कृषि के, जैसे डेयरी हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, इनको भी समर्थन देंगे। कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देंगे ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा जो हम अनाज के मामले में, खासकर दलहन के और तिलहन के मामले में दूसरे देशों पे इंपोर्ट पर भी डिपेंड है, उस चीज को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो ये जो हमारी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसमें हमें कौन से, इसका महत्व क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात है, तो इसमें दोहराव और अक्षमता जो योजना बिखरी पड़ी है ना, उसका समाधान होगा कि कोई योजना कोई किसी सेक्टर ने कोई चला रखी है, किसी ने कोई चला रखी है। और कहीं ना कहीं जो कृषि क्षेत्र में 45% पूंजीगत व्यय है, उसको एक्चुअल में परिसंपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए जाएंगे हम। और इसके अलावा जो जल आपूर्ति है, परिवहन है, इसके क्षेत्र में भी हम कहीं ना कहीं इसमें जो रखा जाता है उसको भी ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे मनी को। तो हम समझते हैं कि प्रमुख लाभ कैसे होगा, उनके प्रभाव कैसे होंगे। देखिए, हालांकि हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। फसल उपज में फायदा ये होगा कि उच्च उत्पादकता वाले बीज बनाए जाएंगे, सब्सिडीज दी जाएंगी इन सब चीज़ों पे, ड्रिप सिंचाई वाली प्रणाली दी जाएगी, तो इन पे छूट देगी सरकार। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन है ना, वो 20 से 30% की वृद्धि कर लेगा। इसके अलावा कुछ ऋण सहायता, देखो ये जो सवाल है ना, केसीसी के ऊपर एक बार आया था प्रीलिम्स में कि केसीसी अल्पकालिक, मतलब इससे इनडायरेक्ट सवाल था कि ये अल्पकालिक ऋण है या दीर्घकालीन ऋण है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए ना। तो वित्तीय सहायता देगी कैसे? जो भी होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड होता है,
इस पे हम 50,000 से लेके 1 लाख तक का जो ऋण है वो 4% से लेके 7% की ब्याज दर पे ले सकते हैं। तो बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी चीजों पे किसान खर्च कर पाएगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं उसके लाभ में 20 से 40% की वृद्धि होगी और बाकी वो आसानी से अपना निवेश कर पाएगा खेती के अंदर। दीर्घकालीन ऋण किसके लिए लिया जाता है? देखो, दीर्घकालीन ऋण लिए जाते हैं बड़ी चीजों को बनाने के लिए। जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना है, 1 लाख में तो नहीं आएगा ना। भंडारण इकाई बनानी है, स्टोरेज हाउस बनानी है, तो यहाँ के लिए क्या होता है, 1 लाख से 10 लाख तक की ऋण पूंजीगत निवेश मिलता है। तो हम इसको भी सरकार करेगी। आप इस चीज को एक बार ठीक से समझ लो। अल्पकालीन ऋण क्या है और दीर्घकालीन ऋण क्या है। यानी थोड़े से समय में जो चीजें हम कर लेते हैं, अगर हमें बीजें खरीदने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, तो हम केसीसी से जाके ले सकते हैं। लेकिन हमें ट्रैक्टर चाहिए या वो लीजिए, तो इसके लिए केसीसी काम नहीं आएगा उतना। तो केसीसी एक तरह का अल्पकालीन ऋण है और दीर्घकालीन ऋण होते हैं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से समझ जाना, बहुत सारे सवाल इसे सॉल्व कर लोगे प्रीलिम्स में। भंडारण में क्या है, ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे जो है ये कम से कम बनाए जाएंगे ताकि निःशुल्क और कम लागत पे हम इसका उपयोग कर सकें। थोड़ी सी फीस दे किसान और जाके अपना गेहूं या जो भी आलू है उसको सुरक्षित रख सके। इससे क्या होगा, जो फसल की क्षति हो जाती है ना बाद में, कटने के बाद में, उसमें 20% से कमी आएगी। बाकी सिंचाई में हम ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली का यूज करेंगे, ये हमने बात कर ली है, इससे 30 से 50% जल की बचत होगी। बाजार तक पहुंचाएंगे ई नाम वगैरह का यूज करके हम, और प्रधानमंत्री डिजिटल कृषि योजना का करके इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म तक निःशुल्क पहुंच हो जाएगी। तो सीधे किसान बिक्री कर सकेंगे और बिचौलियों को जो बीच में पैसा खा जाते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आधुनिक जो कौशल है और वैश्विक संपर्क करेंगे। कैसे कि कुछ कुछ ये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करेंगे, कुछ नए कृषि विश्वविद्यालय और निजी साझेदारों से मिलकर हम जैविक कृषि कैसे कर सकते हैं, कृषि में और ज्यादा मशीनीकरण कैसे कर सकते हैं, ऐसी कुछ प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाई जाएंगी। इससे क्या होगा, उनका जो कौशल है और ज्ञान में वृद्धि होगी कि खेती में हम और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक संपर्क के रूप में सरकार का क्या काम करेगी, 500 किसानों को पकड़ेगी और उनसे कहेगी कि आप जाइए इंटरनेशनल यात्राएं करिए, विदेश के किसान कैसे काम करते हैं, इजराइल में ड्रिप सिंचाई कैसे काम करती है, जापान की परिशुद्ध कृषि कैसे काम करती है, वहां से जाके सीख के आइए और अपने देश में इस काम कीजिए और इस सारे का पैसा देंगे हम। बाकी योजना की संरचनात्मक डिजाइन और संस्थागत तंत्र कैसे हैं, तो देखिए ये कैसे काम करेगी। सबसे पहले राष्ट्रीय लेवल पे क्या होगा, एक राष्ट्रीय समिति चलेगी जो इस योजना की निगरानी करेगी। केंद्रीय स्तर पर 2 तरह की टीमें होंगी, एक में मंत्री बैठे होंगे और दूसरे में सचिव और विभागीय जो अधिकारी हैं वो इस चीज को देख रहे होंगे। राज्य स्तर पे क्या हो रहा होगा कि कुछ नोडल समितियां बनाई जाएंगी, वो इस चीज को देख रहे होंगी। जिला स्तर पे कैसे ट्रैक करेंगे, तो जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर होंगे वो इस जिला धन धान्य समितियां जो हैं निगरानी करेंगे इनके नेतृत्व में। बाकी जिला स्तरीय योजना में कलेक्टर द्वारा कृषि विश्वविद्यालय और नीति आयोग के सहयोग से तैयार की जाएंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाए जाएंगे, किसान ऐप बनाए जाएंगे, जिला रैंकिंग प्रणाली लाई जाएगी कि कौन सा जिला कैसे कर रहा है, और प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वो इस चीज को निरीक्षण करेंगे, कितना चला, कितना कहाँ तक काम पहुंचा, निगरानी करेंगे और स्थानीय टीमों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे। अब समझते हैं अगला आर्टिकल जो है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। तो समझिए, अभी भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। क्यों की है, कैसे की है, इसको हम डिटेल में इस आर्टिकल में कवर करेंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की जो प्रमुख विशेषता वो ये है कि इसका उद्देश्य है दिसंबर 2027 तक घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना और दलहन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, सेल्फ सफिशिएंट बनना। अवधि इसकी भी 6 साल है, ऊपर वाला जो मिशन हमने पढ़ा था उसकी भी 6 साल ही थी। इस पे जो वित्तीय परिव्यय खर्च किया जाएगा वो है 11,440 करोड़ रुपए और इसका मंत्रालय भी होगा। कहीं ना हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं अब इस समय। मंत्रालय है इसका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप पत्रिका लेकर पढ़ रहे हो तो इसको हाईलाइट कर लो। लक्षित फसलें इसमें होंगी तूर या अरहर, उड़द, काला चना, मसूर यानी लाल मसूर जो होती है। ये 1 2 3 4 चीज़ शामिल करी गई हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, मूंग इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और क्लस्टर आधारित जो दृष्टिकोण है उसको अपनाया जाएगा। अच्छा, ये होता क्या है, पहले तो यही समझना पड़ेंगे तो बाद में। क्लस्टर का मतलब मोटा मोटा होता है झुंड। अब शायद कुछ चीज़ें क्लियर हों, यानी बहुत सारे किसान मिलके, किसान संगठन मिलके जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर आधारित अप्रोच, है ना।
तो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपाय किए जाएंगे। और लाभ क्या होगा कि इसकी गारंटी होगी कि सरकार इस चीज़ को खरीदेगी, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण करेगी और जो मूल्य श्रृंखला है उसको मजबूत करेगी, और ऐसे करके ये कम से कम 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी। तो इसके लक्ष्य क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है कि देखिए 310 लाख हेक्टेयर का जो कृषि क्षेत्रफल है उसको हम उस पे काम करेंगे। हम अपने उत्पादन जो है बढ़ा के दलहनों का कर देंगे 350 लाख टन, और उपज का जो हमारी मात्रा बढ़ा देंगे बढ़िया बीजों का, खाद का यूज करके 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। बहुत बड़े लक्ष्य हैं, देखते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो वांछित लाभ होंगे ये होंगे कि जलवायु अनुकूल और मृदा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल पद्धतियों को बढ़ावा देंगे हम, और रोजगार के इसमें अवसर कुछ मिलेंगे। और इसके अलावा जो अंतर फसली कृषि है, यानी अलग अलग जो यूज करते हैं हम, और फसल विविधीकरण जो होता है, अलग एक ही तरह की फसल ना उगा के अलग अलग फसलों को उगाना, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। परिचालन रणनीति किस तरह काम करेगी, तो देखिए इसको हम धरातल पे कैसे विकसित करेंगे इस योजना को, ये समझते हैं। बीज का विकास करेंगे, उनका वितरण करेंगे। 120 लाख क्विंटल जो बढ़िया क्वालिटी के बीज हैं उनका उत्पादन कराएगी सरकार, उनको बांटेगी, और कहीं ना कहीं 88 लाख बीज किट जो हैं किसानों को फ्री में ये चीजें बांटी जाएंगी। इसके अलावा जो ये बीज होंगे ना वो उच्च उपज देने वाले होंगे, कीटों का प्रतिरोध होगा, कीट नहीं लगेंगे। और इसके अलावा अगर जलवायु भी खराब हो जाती है, सपोज करो सूखा पड़ जाती है, बारिश पड़ जाती है, तो उसको भी ये किस्में सहने लगेंगी, सह सकेंगी। सुनिश्चित खरीद का क्या मतलब है? अच्छा, आपने बहुत सारा उगा दिया, अब इसका क्या? देखिए 4 वर्षों तक अगले तूर को, उड़द को, मसूर को न्यूनतम 100% जो है इसकी जो समर्थ एमएसपी पे खरीदारी करेगी सरकार। इसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी? एक तो नाफेड काम करेगी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसके अलावा एनसीसीएफ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जो है, प्रधानमंत्री आय अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत जो इनकी योजना चलती है, मूल्य समर्थन योजना, इन किसानों से इस चीज को खरीद लेगी। राज्यों की भूमिका क्या रहेगी सर? तो देखिए राज्य जो है प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या काम करेंगे? 5 वर्ष का एक रोलिंग बीज उत्पादन योजना तैयार करेंगे कि हम 5 वर्ष तक कैसे बीज उत्पादन कर सकते हैं। इसमें जिसमें आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है वो ब्रीडर बीज उत्पादन करने की निगरानी करेगा। साथ में जो साथी पोर्टल है उसके माध्यम से हम गुणवत्ता का आश्वासन बनाए रखेंगे कि जो बीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो साथी पोर्टल है, साथी की फुल फॉर्म है सीड ऑथेंटिकेशन और ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, है ना। और ये कहीं दे भी रखी होगी, आई थिंक इंग्लिश वाली में तो दे रखी थी। तो यहाँ पे देखा है, साथ ही जो है वो कृषि और किसान विकास कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र। देखो जब आपने पॉलिटी वाली पढ़ी होगी ना तो वहाँ पे भी इसका डिस्कस होगा, जब हम देख रहे थे कि ये अपराधियों का डेटा तैयार करने में भी हेल्प करता है, तो ये कई जगह काम करता है ये। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित करके हम एक उपयोगकर्ता उन्मुख केंद्रीकृत पोर्टल बनाएंगे। इसके अलावा क्या है ये, और फसल कटाई के बाद में मूल्य श्रृंखला जो होगी पूरे देश में 1000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयां बनाई जाएंगी, ताकि जो हमने इतना बड़ी मात्रा में उत्पादन किया है उनको ठीक से हम यूज कर सकें, जिन्हें प्रति इकाई 25 लाख तक की सब्सिडी प्रदान करने का काम दिया जाएगा। अब समझते हैं कि भाई भारत में दलहन की स्थिति क्या है। देखो यहाँ पे दे रखा है साथ ही की सीड ऑथेंटिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी होलिस्टिक इन्वेंटरी, यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखी है इस चीज़ की, तो आप थोड़ा याद रखना अगर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये वहाँ पे काम आ सकती है। तो भारत में दलहन की स्थिति कैसी है? तो देखो ये बड़ी अजीब सी बात है कि भारत जो दलहन का है ना सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब हम सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, फिर भी हम मंगा रहे हैं। तो शीर्ष 3 दलहन जो उत्पादक राज्य हैं वो है आपका मध्य प्रदेश, और इसके बाद में आपके आते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान, और ये टोटल तीनों मिलके करते हैं 22% मतलब तीनों मिलके करते हैं 55% का योगदान। मौसम की बात करें तो यहाँ से फिर से प्रीलिम्स के सवाल आया हुआ है कि देखिए कौन सी दाल कौन से मौसम की है या कौन सी सीजन की है ना। तो जो दालें हैं ना वो तीनों मौसम में उगाई जा सकती हैं। तो खरीफ की फसलों में जो दाल आती है वो आती है अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, और जो अन्य दाल हैं जैसे कि आपका मोठबीन हुआ, राजमा हुआ, कुल्थी हुआ। तो ये सवाल कभी भी बन सकता है। रबी की दालों में जो आती है वो है चना की दाल, मसूर की दाल, लोबिया और मूंग, उड़द, ये सब। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार कौन कौन सी कॉमन है। गर्मी की जो फसलें हैं उसमें मूंग और उड़द की दाल, ये गर्मी की फसल में आती है। महत्वपूर्ण दलहन कौन कौन सा है, कितना उत्पादित होता है, वो यहाँ पे डेटा दे रखा है। उत्पादन की प्रवृत्ति क्या है? देखिए बात यह है कि भारत में जो दलहन उत्पादन है ना
2014 में था 192.55 लाख टन। अब ये बढ़ा के ना 2024 में हमने 10 साल में कर दिया है 244 लाख टन, लगभग, मतलब अभी डबल तो खैर नहीं हुआ है। तो और हम इसको ले जाना चाह रहे हैं 300 के आसपास, 390 टन के आसपास में ना। दलहन में आत्मनिर्भरता की इसकी जरूरत भी क्यों है, क्यों सरकार इतने हाथ पर फेंक रही है? बात यह है, देखिए, अपर्याप्त घरेलू उत्पादन होता है। हमने देखा ना कि सबसे ज़्यादा उपभोग हमारा है, तो जिसके कारण हमें मोटा आयात में वृद्धि करनी पड़ती है। 15 से 20% हम इसको इंपोर्ट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा एक्स्ट्रा पैसा विदेशों में चला जाता है। तो हम इसमें डेटा दे रखा है कि 2023-24 में भारत में क्या था, इतने लाख टन दालों का आयात करा था, जबकि इतने का निर्यात करा था। कुपोषण का ये बहुत बढ़िया समाधान है, क्योंकि आपको पता है भारतीय आहार में जो दाल है कहीं ना कहीं प्रोटीन का यही सोर्स है। खासकर हमारा जो सोसाइटी है उसमें जब मीट लोग नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन का एकमात्र सेवन, एकमात्र चीज जो है, कहीं ना कहीं दलहन से 20 से 25% की पूर्ति करते हैं। तो दालों की खपत जो है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा मांग में जो है अनुमानित वृद्धि है। हम देखते हैं कि 2030 तक जब हमारी थोड़ी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, तो दालों में जो है ना इतने मिलियन टन का से इतने मिलियन टन तक का अनुमान हो जाएगा, 47 तक आते आते। बाकी पर्यावरणीय और मृदा स्वास्थ्य में लाभ क्या है? दलहन जो है ना वो बहुत अच्छी होती है जमीन के लिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन को स्थिर करती है। और जो इससे क्या होता है कि जो आपने सुना होगा ना, नाइट्रोस मोनास, स्यूडोमोनास, ऐसे करके कुछ होते हैं। तो ये जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है ना रासायनिक सब्सिडी वगैरह को खरीदने में, उस पे हमें बचत होती है। इसके अलावा बाजार और मूल्य स्थिरता स्थिरीकरण होता है। कैसे? कि अगर आपके पास दाल कम है तो अचानक से उसके रेट में वृद्धि बन जाएगी, तो इसमें मूल्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, इससे मुद्रास्फीति बनी रहती है। लेकिन हमारे पास में पर्याप्त दाल होगी तो कहीं ना कहीं जो उतार चढ़ाव उतना नहीं बनेगा, इसको एक स्टेबल प्राइसिंग जो है वो मिल जाएगी। बाकी दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या पहले से कोई मिशन काम कर रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू किया गया था। इसमें भी क्या है कि दलहन का क्षेत्रफल में विस्तार करना है, उत्पादकता में वृद्धि करनी है और आधुनिक तकनीकों का इसमें यूज करना है। देखिए, आप किसी भी एग्रीकल्चर में जब हम काम करेंगे ना, एग्रीकल्चर का जो भी मिशन होगा, कम से कम ये 3 चीजें तो होगी ही, कि क्षेत्रफल का थोड़ा विस्तार करें, उत्पादकता में वृद्धि करें और आधुनिक तकनीकों का यूज करें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं ना, इन चीजों को डालोगे, इन चीजों को, तो है ना। बाकी त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम A3P, इसमें क्या होता है कि उन्नत कृषि पद्धतियों के क्लस्टर आधारित प्रजनन के लिए केंद्रीकृत कार्यक्रम है। वही क्लस्टर आधारित मैंने बताया था कि झुंड बना के जो हम खेती करते हैं, ये उस पे काम करता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण महाअभियान, जो 2018 में ये योजना शुरू करी गई थी, आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्रम से लगाने जा सकते हैं। ये एक छत्र योजना है। छत्र योजना का मतलब होता है अम्ब्रेला योजना, यानी आप इसमें क्या करते हैं, एक चीज के नीचे बहुत सारी योजनाएं काम कर रही होती हैं, इसके नीचे बहुत सारी योजना छोटी छोटी चल रही होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम अम्ब्रेला योजना, जो दलहन, तिलहन और नारियल कोपरा के लिए खासकर मूल्य के लिए आश्वासन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आशा योजना, कौन कौन सी चीजें? दलहन, तिलहन और कोपरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है साहब? आपको पता है कि जो एमएसपी है, एमएसपी के अंदर आती है आपकी अरहर की दाल, चना, मूंग, उड़द, मसूर। याद रखना, ये जो इसमें हम दलहन वाला कर रहे हैं, इसमें मूंग शामिल नहीं है। तो इसमें सरकार जो है एमएसपी निर्धारित करती है। बाकी सरकार कोशिश करती है कि बफर स्टॉक बनाए जाएं, ताकि महंगाई को सुरक्षित रख सकें, मिलने को सुरक्षित कर सकें। बफर स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जहां पे ताकि एक समय महंगाई आ जाए तो सरकार इस स्टॉक को निकाल के बाजार में दालों की कीमत में थोड़ी मंदी ला सके। इनको बोलते हैं, किसी भी चीज का स्टॉक हो सकता है ये। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष का और मूल्य समर्थन योजना वगैरह से बफर स्टॉक बनाए रखती है। इसके अलावा सब्सिडी युक्त जो है भारत दाल की शुरुआत करी गई है। इसमें क्या है, सरकार ने चना, मूंग, मसूर जैसी जो दलहन के स्टॉक हैं, इनको सब्सिडी वाली भारत दाल में परिवर्तित करके नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा बेचने की पहल शुरुआत करी दी है। ठीक है। बाकी यहाँ तक अगर आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो आप लाइक। इससे मेरा मोटिवेशन कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा। मैं आपके लिए टाइम से वीडियो लाता रहूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा अगला आर्टिकल है 3.5, मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता। बहुत पुराना चल रहा था, अब जाके फाइनली ये लागू हुआ है, तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। समझिए भाई, WTO के जो 2/3 सदस्य हैं उन्होंने अब स्वीकृति प्रदान कर दी है और फाइनली अब ये WTO का जो समझौता है आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए होता क्या है, ये भारत है, इसकी बाउंड्रीज होती है। उसके बाद में जो हाई सीज वाला एरिया होता है ना, जो समुद्र वाला एरिया होता है, यहाँ पे जो मछली पकड़ते हैं उसके लिए बहुत सारे देश ना अपना सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं।
तो उसको लेके बेसिकली समझौता है। तो हम इसके बारे में समझते हैं कि भाई आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते मछलियों के सब्सिडी देने के नाम पे, देशों के लिए कहा गया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको। अवलोकन। डब्ल्यूटीओ का ये पहला समझौता है जो पर्यावरण और महासागरीय स्थिरता यानी ओशनिक जो सस्टेनेबिलिटी है इस पे ध्यान केंद्रित करता है। और ये क्या कहता है, ये पहला ऐसा समझौता भी है जो व्यापक है यानी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बाध्यकारी भी है जो लोग इसके सदस्य हैं, और बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है। स्वीकृति करी गई थी इसे 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, जो कि हुआ था जिनेवा में 2022 को, जिसे मैंने बताया कि बहुत पुराना हो गया है ये। बाकी अब जाके 15 सितंबर 2025 से हो गया है प्रभावी। और सतत विकास लक्ष्य जो 14 है कि भाई आप हानिकारक मत्स्य पालन जो सब्सिडी है उसको खत्म करेंगे, उसके ये अनुरूप है। और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो सतत विकास लक्ष्य है 14.6 कि उन हानिकारक मत्स्य जो बार बार वही जो मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है हानिकारक, उनको ये लिमिटेड करने की कोशिश करता है, ताकि जो ओवर फिशिंग हो जाती है और अत्यधिक जो ओवर कैपेसिटी हो जाती है, अवैध, अनुसूचित और अविनियमित यानी आईओयू, इलीगल और अनरेगुलेटेड और अनइन्फॉर्म्ड, ये जो है ना इस मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो भारत ने अभी इसको समझौते की पुष्टि नहीं की है। क्यों नहीं किया ये हम समझेंगे अभी। आई थिंक मैंने इसमें अनइन्फॉर्म्ड बोला है, तो ये इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड बोलते हैं इसे, जो मत्स्य के फील्ड में आता है ना। तो ऐसा जो मत्स्य पालन होता है उसको बढ़ावा देता है। तो इसका महत्व क्या है, देखिए सबसे पहले महत्व यही है कि जो ज़्यादातर हम जो मछली मत्स्यन हो रहा है ना, तो हम इस पे अंकुश लगाएंगे कम से कम, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो क्षति हो रही है अ, हमारे ओशन के जो एनवायरनमेंट को, हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी जो सब्सिडी है उस पर रोक लगाएंगे। तीसरी चीज जो है वो है आजीविका संरक्षण में, तो लोगों की आजीविका का समर्थन करेगी ये, और जो आपका वही अवैध, अप्रबंधित और अनियमित जो मत्स्य है उसको निपटारा करने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो आर्थिक नुकसान है उसको कम करने की कोशिश करेगी। समझौते के मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो समझिए। हानिकारक सब्सिडियों पर प्रतिबंध, सबसे पहले ये क्या काम करता है, वही सब्सिडियों के साथ साथ जो और भी छोटी छोटी अति मत्स्य भंडारण और खुले समुद्र वगैरह के लिए जो सब्सिडी दी जाती हैं उन पे भी ये रोक लगाएगा। ऐसा नहीं कि खाली मछली पकड़ने पे रोक लगाएगा। और ऐसे सब्सिडी देने वाले 5 बड़े देश कौन से हैं, चाइना है सबसे ज़्यादा सब्सिडी देता है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, दक्षिणी कोरिया है, और ये है। तो भारत का तो इसमें दूर दूर तक अभी नाम नहीं है ना, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं भारत शामिल नहीं हुआ है। हम समझेंगे इसको डिटेल में। वैश्विक मत्स्य पालन सब्सिडी का लगभग 58% तो यही लोग दे रहे हैं। बाकी विशेष और विभेदक उपचार पे काम करेंगे, यानी निर्धन राष्ट्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए विकासशील और अल्प विकसित देशों को कहीं ना कहीं 2 साल की इन्हें बीच में ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है कि आपको कहीं ना कहीं 2 साल की छूट है, जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं। डब्ल्यूटीओ मत्स्य कोष इस बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको तकनीकी सहायता देंगे और क्षमता निर्माण के लिए थोड़ा समर्थन देंगे, ताकि ये भी साथ में मिलकर चल सकें। इसके अलावा पारदर्शिता संबंधी बाध्यताएं हैं इसमें। पारदर्शिता संबंधी बाध्यता ये है कि सदस्य देश जो हैं वो अपनी मत्स्य जो सब्सिडी है, भंडार की स्थिति है, इन सबको डब्ल्यूटीओ को बताएंगे आके कि भाई हम अभी इतना कर रहे हैं, ताकि आगे बता सके हमने कितनी रोक लगाई है। उसके अलावा जो हाई सीज में यानी खुले समुद्र में जो मत्स्यन करते हैं उसके लिए भी सब्सिडी जो दी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाता है। और इसके अलावा कार्यान्वयन कैसे करेंगे, मत्स्य पालन सब्सिडी पर जो एक समिति गठित की जाएगी जो सुनिश्चित करेगी कि इस योजना में पारदर्शिता बन रही है और जो भी नियम बनाए गए हैं उन मत्स्य पद्धतियों का और सब्सिडी नीतियों का पालन कर रहा है, ये पालन सुनिश्चित हो रहा है, ठीक है। मेन पॉइंट है हमारे लिए कि भारत ने समझौते की पुष्टि क्यों नहीं की है। देखिए बात ऐसी है कि भारत जो है ऑलरेडी बहुत ही सीमित सब्सिडी देता है अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में, है ना। विस्तृत तटीय क्षेत्र है और विशाल मत्स्य आबादी के बावजूद भी विश्व में जो सबसे कम सब्सिडी देते हैं ना उनमें भारत उनमें आता है। दूसरी चीज है कि भारत की जो मत्स्य पद्धति है वो बहुत ही छोटे लेवल की हैं और ऑलरेडी वो सस्टेनेबल हैं, तो जो लाखों पारंपरिक और कारीगर मछुआरों को आजीविका देती हैं। तो हम इसमें घुस के ये सब चीजें नहीं करना चाहेंगे, वैसे ही बाध्यकारी समझौता है। इसके अलावा जो प्रदूषक भुगतान सिद्धांत है ना और साझा लेकिन विविध उत्तरदायित्व, इन सब का जो भारत है समर्थन करता है। ये वाला है क्या चीज, ये आपने बहुत कई बार पढ़ोगे आप इसको जाके, मैं समझाता हूँ। साझा का मतलब है हम जब ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं
तो हमारी जिम्मेदारी सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है तो सबकी है, बराबर जिम्मेदारी है। हमारा हित जो है ना इसमें साझा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कई सारे फील्ड में काम करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, ये है तो सबके लिए साझा, पर विभेदित उत्तरदायित्व, यानी उत्तरदायित्व अलग अलग हैं। जैसे कि सपोज करो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वेस्ट के देशों में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, है ना। तो जो ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, ये तो अब जाके इन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया है, तो अब जाके ये कोयला फूंक रहे हैं। ऐसे में अगर वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन कहें कि जो विकसित कंट्री हैं वो कहते हैं कि भाई देखो सुनो, अब से आप एकदम कोयले पे जलाने पे या फ्यूल पे जलाने पे एकदम से रोक लगाओ, और क्योंकि हमें पर्यावरण की याद आ गई है। तो हमारा उत्तरदायित्व उतना नहीं है जितना अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब का है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी अपनी विकास की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, ऑलरेडी इन्होंने इतना एमिशन कर दिया है कार्बन का। तो ये हमारा उत्तरदायित्व अलग अलग है। हाँ, ये बात सही है कि हित हमारा साझा है सबका, तो ये इसका मतलब ये है, ठीक है। बाकी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत वही है कि जो लोग प्रदूषण कर रहे हैं वो भुगतान करेंगे। तो भारत इन सिद्धांतों का समर्थन करता है ताकि अति मत्स्य करने वाले जो देश हैं, सेम चीज, उन पर अधिक दायित्व आरोपित होना चाहिए, और साथ में ऐसा ना हो कि विकासशील देशों पे आप अनुचित बोझ को डाल दें। अगली चीज है प्रतिबंध का प्रस्ताव। भारत ने प्रस्ताव दिया था कि देखिए भाई, जो डिस्टेंट वाटर में मत्स्य करते हैं दूर जा करके, उनके उन पर जो अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है ना, उससे परे जाने के लिए जो भी हैं, उस पे इस प्रकार की जो सब्सिडी है 25 वर्ष का कम से कम प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए अपने एरिया से दूर जाकर जो मत्स्यन करते हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं इस समझौते में, अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मत्स्यन के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, और सब्सिडी की गहनता, ईईजेड के आकार, छोटे मछुआरों, इन सब की जनसंख्या से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इनको नजरअंदाज किया है इस चीज ने, तो इसलिए भी भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। बाकी कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे क्या हैं, देखिए सबसे पहला है क्षमता की सीमाएं। देखो जो बहुत सारे विकासशील देश हैं ना, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने डेटा को निगरानी कर सके कि हम कितना मत्स्यन कर रहे हैं, या और तो ये कैसे पता चलेगा कि अब समझौते का अनुपालन होगा या नहीं होगा, जब डेटा ही नहीं पता है। ये दूसरा भी फैक्ट इसी से रिलेटेड है कि मत्स्यों का भंडारण कितना हो रहा है, सब्सिडी से संबंधित डेटा और जानकारी भी, रिपोर्टिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है, तो हम कैसे कहेंगे। तीसरी चीज है जो प्रवर्तन संबंधी चुनौती है कि क्षेत्राधिकार संबंधी आपस में हमारे अभी सीमाओं को लेकर झगड़े हैं कि कौन सा हाई सीज किसके अंडर में आएगा या कहाँ पे कौन मत्स्यन करेगा। तो निगरानी अवसंरचना जो है इसका भी अभाव है, और कहीं ना कहीं इसमें पर्यवेक्षण करना हाई सीज में, खुले समुद्र में और दूरस्थ जल क्षेत्रों में ये कठिन हो जाता है। तीसरी चीज है वित्तीय निर्भरता। विकासशील देश जो हैं आज भी लघु स्तर पर काम करने वाले जो मछुआरे हैं, बेचारे इस मत्स्यन पे अपनी जीविका के लिए बैठे हुए हैं, और अचानक से आप इस सब्सिडीज को समाप्त कर देंगे तो उनके लिए जीवन कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो असमान दायित्व है, यानी ये चिंता बनी हुई है कि भाई देखिए विकासशील देशों को ये कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, जैसे कि हमने भारत का एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे जो प्रमुख सब्सिडी प्रदाता हैं, ये अलग अलग श्रेणियों के अंदर अलग अलग क्षमता वर्धन जारी रख सकते हैं। आगे की राह क्या है, तो देखिए क्षमता निर्माण को थोड़ा, जो हमने ऊपर कारण पढ़े हैं इसी पे जो समाधान के रूप में काम बात करेंगे हम। क्षमता निर्माण को थोड़ा और क्या बोलते हैं आप सुदृढ़ कीजिए। एक WTO मत्स्य कोष बनाइए जिसमें हम तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें विकासशील देशों को। इसके अलावा डेटा और निगरानी प्रणालियों में सुधार करना है, ताकि हम डेटा पे ध्यान रख पाएंगे। तो हम देखो एक कोर्ट भी है कि जिस चीज़ को आपको, जिसके बारे में आपकी जानकारी, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो मैनेज कैसे करेंगे। तो ऐसी सुदृढ़ राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करे जाने चाहिए, और जो सैटेलाइट बेस्ड हम ट्रैकिंग करते हैं डिजिटल उपकरणों का यूज़ करके, उसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो जो लघु स्तरीय मछुआरे हैं ना, उनकी रक्षा के लिए ये जो सेम मैंने समझाया था अभी, साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए भैया। हैं तो साझा लेकिन उत्तरदायित्व अलग अलग हैं, ये एकदम समझ जाना चाहिए ना। मेंस में कहीं भी यूज करना, बढ़िया नंबर फेंक के जाएगा एग्जामिनर। हाय, वैश्विक सहयोग जो है, देखिए जो क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंध संगठन है, इनके माध्यम से भी जो हम IUU करते हैं, इससे निपटने के लिए भी सूचना साझाकरण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यार एक तो इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट होता है ना, इतना लंबा होता है, कैसे एक ही सीटिंग में बैठ के पूरा कराना बड़ा कठिन काम होता है, ऊपर से इंटरेस्टिंग भी बनाए रखना है। तो कोशिश करूंगा मैं, वैसे तो सारे आर्टिकल इस वीडियो में कवर करूँ, नहीं तो दूसरी वीडियो बना दूंगा संक्षिप्त सुर्खियों की, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार के प्रति भारत का दृष्टिकोण कैसा है। देखिए समझिए, नीति आयोग ने एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोजगार है, इससे रिलेटेड 2 रिपोर्टें जारी की हैं। पहले हम समझते हैं इस रिपोर्ट में एक AI के प्रभाव का फ्रेमवर्क बनाया इन्होंने 3W।
सबसे पहले क्या है, एआई रूप से एक तो काम करने के तरीके को प्रभावित करना है, यानी वर्क को प्रभावित कर रहा है। दूसरा, कर्मचारी की भूमिका बदल रही है, यानी वर्कर की भूमिका बदल रही है। तीसरा है कि इस सब के काम होने से दोनों के, कार्य के और कर्मचारी के, पूरा का पूरा जो कार्यबल है ना, इस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी वर्क फोर्स पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, वर्क, वर्कर, वर्कफोर्स, ये वाला तीन फ्रेमवर्क है। इसमें समझते हैं क्या है। सबसे पहले कार्य में परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही एआई आ गया है तो ये क्या काम करेगा, नियमित कार्य जो है इनको ऑटोमेटिक बना देगा, उत्पादकता इससे बढ़ जाएगी, और जो जटिल समस्या है उनके भी कहीं ना कहीं समाधान आने लगेंगे, तो हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, और इसके मामले में कुछ कुछ नए समाधान में सक्षम बनाएगा, और राजस्व के जो नए नए स्रोत हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। कर्मचारी में कैसे परिवर्तन होगा, देखिए, एआई जो होगा वो कहीं ना कहीं नई तरह की डिमांड को मांगेगा कि भाई देखिए, कुछ नई डिमांड होनी चाहिए, उसके लिए कुछ नई नौकरियां आ जाएंगी, और कुछ नौकरियां पुरानी समाप्त हो जाएंगी, तो कुछ नई चीजें आ जाएंगी। यानी एक तरह से जो हमने अभी बात करी थी ना, सृजनात्मक विनाश की, तो वो रूप आ जाएगा। तीसरी चीज, हमारे कार्यबल में बहुत तरीके से चेंज होने वाला है। कार्यबल हो जाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों जाएगा, जिसमें एक और मानव और एआई जो है ना साथ मिलके काम कर रहे होंगे, तो इस तरह का ये पिरामिड जैसा ही दिखेगा। ये प्रभाव की बात करी थी। अब रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट है, देखिए, एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु रोड मैप। तो रिपोर्ट बताती है कि भारत की जो रणनीतिक योजना है ना, वो एआई से उत्पन्न जो व्यवधान होंगे, जो टेंशन हमारे सामने आएंगी, उनको हम कैसे सामना करेंगे, तो वैश्विक एआई वर्कफोर्स कैपिटल के रूप में स्थापित कर सकें भारत को, और जो एआई के लिए 3W वाला फ्रेमवर्क है, इस पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा जो समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई का रोड मैप है, ये कैसा है, तो इसमें यह है कि जो हमारे पास ऐसे श्रमिक पड़े हुए हैं ना, जो अनौपचारिक हैं, जिनके पास में कोई खास स्किल नहीं है और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो हम एआई का यूज करके उनको कैसे एक बढ़िया वर्क फोर्स में चेंज कर सकते हैं, तो इस पे बात करती है। तीसरी चीज है कि एआई द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके सामने जो भी चुनौतियां आ रही हैं, हम उसको कैसे अवसर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे पारंपरिक जो औपचारिक नौकरियां हैं, इसको प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर क्या है कि भारत में एक बड़े लेवल पे विशाल अनौपचारिक कार्यबल है, तो हम उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके संदर्भ में नवाचार संचालित आर्थिक विकास, विशेष रूप से सृजनात्मक विकास के माध्यम से, जिस पर हम नोबेल दिया ना, सतत समृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या लेके 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। इस अवधारणा के अनुसार एआई जैसी नई तकनीकें जो सृजनात्मक होती हैं, विनाशकारी भी होती हैं, क्योंकि वे पुरानी कंपनियों की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ती हैं। इस आर्टिकल को हम डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो समझिए कि भाई एआई का प्रभाव जो है औपचारिक से अनौपचारिक क्षेत्रों में कैसे विस्तृत है। ये है औपचारिक क्षेत्र हैं, ये है आपके अनौपचारिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, देखिए, आर्थिक प्रभाव। अर्थव्यवस्था जो है ना, उसमें कई ट्रिलियन डॉलर का निवेश आता है, उत्पादकता बढ़ती है, और क्या बोलते हैं, आपकी स्किल्स जो हैं उनको भी, वो भी बढ़ती हैं। बहुत सारी नई नौकरियां आती हैं एआई के डेवलप होने से। कहीं ना कहीं प्रतिभा जो है, उसके आधार वाली जो वृद्धि होती है वो भी होती है। प्रतिभा पूल जो है वो दोगुना हो जाता है। स्मार्ट अनुबंध अनौपचारिक क्षेत्र में बनने लगते हैं कि भाई समय पर और पारदर्शी भुगतान होना चाहिए। कुछ दृश्यात्मक निदान आने लगते हैं, यानी कोई भी समस्या दिखी तो उसकी हम तुरंत पहचान करके उसकी सॉल्यूशन कर देते हैं। बाकी हम आइडेंटिफाई करने लायक जो ऐसी चीज़ें होती हैं, हम उनको बना देते हैं कि भाई ये श्रमिक है, इसको डिजिटल रूप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एआई सहायक है, वो अलग अलग जो हम भाषा वगैरह का यूज़ करके उसे अनौपचारिक क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जोखिम भी होंगे, बिल्कुल परिचालन संबंधी कुछ जोखिम हमारे सामने हैं, जैसे कि उच्च नौकरी विस्थापन जोखिम। सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखो, औपचारिक क्षेत्र की लगभग 60% से अधिक नौकरी जो हैं 2030 तक वो जाने वाली हैं ऑटोमेशन के द्वारा, क्योंकि काम एआई खुद से करने लग जाएगा, तो तुम्हें क्यों बैठा के वहाँ काम कराएंगे। आपको पता है, एक नॉर्मल सा देखो, अगर आपको पीपीटी बनानी होती थी पहले, तो आप किसी के पास जाते थे, उसको रोजगार देते थे। अभी आप जाओ और एक प्रॉम्प्ट दो, और उसके बाद में पूरी 10-15 पेज की पीपीटी बन के तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं इसे ही बोलते हैं ऑटोमेशन, काम का खुद से चलने लग जाना। तो इससे होगा क्या कि जो नौकरियां ना हट जाएंगी, कम हो जाएंगी, विशेष रूप से आईटी के और जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाले एरिया है ना, उनमें खासकर। तो यही रिपोर्ट में बताया गया है कि देखिए भैया, जो सामान्य व्यवसाय वाले दृष्टिकोण है ना, उनमें तो बहुत बड़े लेवल पे हानि होने वाली है,
और प्रतिस्पर्धा में कमी आई है इससे कहीं ना कहीं। दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवधान में भी जोखिम उत्पन्न होगा। अगर किसी की नौकरी जाती है तो फिर ऑलरेडी उसका इफेक्ट जो है समाज पर पड़ेगा। प्रतिभा प्रवासन, इसमें कई बार क्या होगा, अगर हम भारत में जो एआई से जुड़े हुए लोग हैं उनको ठीक से अवसर नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रवासन कर जाएंगे, यानी दूसरे देशों में चले जाएंगे। जो हमारे हाई स्किल्स वाले लेबर हैं वो विदेश में जाके काम करने लगेंगे। जैसे ऑलरेडी आईआईटी से पढ़ने के बाद में लोग अमेरिका में जॉब करने चले जाते हैं। बाकी संरचनात्मक जोखिम क्या होगा, देखिए शिक्षा और कौशल में कमी है हमारे यहाँ। जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है ना, वो भारतीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऐसा है कि हम वर्ल्ड के लेवल पर अगर तुलना करके देखें ना ऑलरेडी पिछड़ जाते हैं। हमारे यहाँ 5वीं 6ठी से 7वीं क्लास में तो कंप्यूटर का चित्र बनाना सिखाते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो हम ऑलरेडी इसमें पिछड़ जाएंगे। तो इसके अलावा भारत में जो कंप्यूटर साइंस है वो शिक्षा में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जबकि आप जाके चाइना और रसिया में देखेंगे तो उसे प्राइमरी क्लास में या 6ठी 7th क्लास में भी कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पर बस ये याद करा रहे होते हैं कि सीपीयू का काम क्या है, माउस का काम क्या है। इसके अलावा शोध में पिछड़ना, देखिए जब हम ऑलरेडी हमारे पास ये ऊपर जो हमने टेक्नोलॉजी की बात करी ये सब नहीं होगी, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो भारत ऑलरेडी एआई से संबंधित जो भी प्रकाशन है ना, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उनमें ऑलरेडी बहुत पीछे है। ऊपर से जो पेटेंट आते हैं दुनिया भर में उसमें से 2010 में थी भारत की हिस्सेदारी 8 से 10%, 2023 में जाके और भी कम हो गई है 5% के आसपास। और अगर मैं आपके डिटेल में बता दूं थोड़ा सा, तो मैंने बताया था कि भारत अपने जीडीपी का ना रिसर्च और डेवलपमेंट में 0.6 से 0.7% ही खर्च करता है, जबकि कोरिया 4 से 5% कर रहे हैं। तो आप समझो हमारी क्यों ये गिर गई है। दूसरा, महत्वपूर्ण प्रतिभा की आपूर्ति मांग में अंतर। देखिए होता क्या है, जो वर्तमान क्षेत्र में एआई के क्षेत्र में जो डिमांड है ना उसका केवल 50% ही पूरी हो पाती है। तो इसके बावजूद भी बढ़ने की संभावना है मांग के अंतर के बावजूद। बाकी अनौपचारिक श्रमिकों के विश्वास में कमी होती है। देखिए एक प्रणालीगत बाधा है क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रणाली से चलती है। तो कहीं ना कहीं जो सत्यापन योग्य पहचान है, अनुबंध है, कार्य इतिहास है, इसकी अनुपस्थिति उत्पन्न होती है और सुरक्षित नौकरी और वित्तीय सेवाओं में पहुंच को सीमित हो जाता है। इसके अलावा प्रणालीगत पहुंच और उपयोगिता अंतराल में क्या होता है कि कम डिजिटल साक्षरता होती है और भाषाई जो विविधता से जुड़ी चुनौतियां हैं और जो डिजिटल इंटरफेस इतने कठिन है, कई बार बूढ़े लोग हैं यूपीआई यूज नहीं कर पाते। इस कारण भी जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है उसका कम यूज कर पा रहे हैं। आप ही देख लो कितने लोग डिजी लॉकर यूज कर रहे हैं, कितने लोग खासकर जो बूढ़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं। तो लैंग्वेज बैरियर्स के कारण या फिर डिजिटल साक्षरता उनकी कम है उसके कारण भी इस सब को हम कम यूज कर पाते हैं। तो कुछ सिफारिशें हैं, बिल्कुल जी। राष्ट्रीय एआई प्रतिभा मिशन की स्थापना, इसमें क्या है, इसका मतलब ये है, ये नीति आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी कि हम एआई के लेवल पे स्कूल और यूनिवर्सिटीज में एक पूरा कौशल के रूप में इसे स्थापित करेंगे ताकि हम एआई प्रतिभा मिशन की शुरुआत कर सकें। इसमें होगा क्या कि भारत को ना एक एआई डिजिटल केंद्र के रूप में हम विकसित करेंगे, जिससे हम इंटरनेशनल जो विशेषज्ञ भी है ना उनको भी भारत में ला सकें। तो इसके लिए हम कहीं ना कहीं एक एआई टैलेंट वीजा के माध्यम से निवास की सुविधा उनकी सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, जो उच्च मूल्य वाले एआई कार्य हैं तो लाखों पेशेवर को उन्हें कौशल देके उनके कौशल को थोड़ा और एनहेंस करके जो राष्ट्रीय पुनः कौशल इंजन का निर्माण करेंगे। इसके अलावा जो मिशन डिजिटल श्रम सेतु की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से क्या करेंगे, हम जो अनौपचारिक श्रमिक है ना उनको डिजिटल युग में पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने एआई में, ब्लॉकचेन में, इमर्सिव लर्निंग में और इन सब का यूज करके समावेशी बनाएंगे प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना लाई गई है एक। तो क्या है, खान मंत्रालय ने, शाहरुख खान नहीं खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लाई है। उसमें कुछ दिशा निर्देश हैं, उस पर जारी किए गए हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय खनिज मिशन जो चल रहा है उसका एक भाग है। मंत्रालय इसका खान मंत्रालय है और इसमें इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि देखो जो भी हम योग्य है अपशिष्ट प्रवाह है ना उससे कुछ खनिजों को निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका फ़ोन है, फ़ोन में बहुत सारे चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो हम इसको रिसाइकल करके कुछ जो मिनरल्स हैं उनको हम वापस से निकाल सकें, उनका पुनर्चक्रण कर सकें। बेसिकली इसको प्रोत्साहन करना है। एक्चुअल में हिंदी की भाषा इतनी कठिन बना देते ना
देश में पात्र अपशिष्ट प्रवाह से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और निष्कर्षण के लिए पुनर्चक्रण क्षमता के विकास को प्रोत्साहित करना। बेसिकली वही है जो मैं कहना चाह रहा था। अवधि क्या है इसकी? 6 वर्ष चलेगी और वित्तीय परिवेश पे होगा 1500 करोड़ का। पात्र फीड स्टॉक के रूप में क्या यूज करेंगे हम? कोई ई अपशिष्ट है उसको फीड स्टॉक बोलते हैं, मतलब एक तरह से कच्चे माल के रूप में, मतलब जो ई अपशिष्ट पड़ा है उसका यूज करेंगे। लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप है उसका यूज करेंगे। और भी कोई स्क्रैप है जैसे जो आयु पूरी कर चुके वाहन हैं उनसे जो उत्प्रेरक हैं, कन्वर्टर्स हैं, उन सबको शामिल करके हम क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे, एक तरह से रिसाइकल करेंगे, पुनर्चक्रण करेंगे। इस योजना में 27 महत्वपूर्ण खनिजों को कवर करती है ये योजना। ये आपको पता होना चाहिए कितने महत्वपूर्ण खनिजों को कवर करती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या किसको कवर नहीं करती है वो याद होना चाहिए। प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल ज्यादा हैं, एक्सेप्शंस पे जो सवाल उठा देते हैं। एंटीमनी, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल और नियोबियम और ये जो दुर्लभ मूल तत्व है ना इनको नहीं करती है। यूरेनियम और थोरियम को नहीं करती है। ये बात आपको पता होना चाहिए, एकदम गांठ मार के याद रख लो इस चीज को। तो इनको कवर नहीं करती है, बाकी को कवर करती है। लाभार्थी क्या होंगे? जो भी लोग पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग के बिजनेस में है, स्टार्टअप हैं, वो सब इसके लाभार्थी होंगे। प्रोत्साहन योजना इस पे क्या होगी? पूंजीगत व्यय कुछ सब्सिडी दी जाएगी। जो भी समय पर उत्पादन शुरू कर रहे हैं उसके लिए संयंत्र या मशीनरी की जरूरत पड़ेगी पूंजीगत व्यय के लिए 20% तक की सब्सिडी सरकार देगी। इसके अलावा उसको चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी वृद्धिशील बिक्री हासिल करने के लिए दूसरे साल में 40% तक की और 5 वर्ष में 60% तक की सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करेगी, वित्त वर्ष इतने से इतने तक। प्रोत्साहन सीमा में क्या करेंगे? तो प्रोत्साहन इसकी सीमा भी है, ऐसा नहीं है कि आप 60% का मतलब है कि आप अरबों में से सब्सिडी ले जाएंगे। तो देखिए बड़ी संस्था जो है उनकी प्रति इकाई कुल प्रोत्साहन के लिए 50% और छोटी जो है उनके लिए 50 करोड़ और 25 करोड़ की तक सीमित होगी। और इनमें भी जो संचालन व्यय सब्सिडी की अधिकतम सीमा है भैया, संचालन वाली दूसरी वाली, उसको चलाने में जो भी सब्सिडी जरूरत पड़ेगी वो 10 करोड़ और 5 करोड़ निर्धारित की गई है। अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण खनिज वो पदार्थ वो चीजें होती हैं जो तत्व और यौगिक हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे सामने इनकी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो होता क्या है, खान मंत्रालय ने क्या है 30 महत्वपूर्ण खनिज जो हैं उनको क्या बोलते हैं, ये देखो, बिस्मिथ, कोबाल्ट, तांबा, फास्फोरस, पोटास, दुर्लभ यानी रेयर अर्थ में और ये और सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि वगैरह को इनमें शामिल किया है। इसका मतलब है रेयर अर्थ एलिमेंट, इन सबको में शामिल किया हुआ है, महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में डाल रखा है। 30 हैं ये और 27 यूज करे गए इसमें। इसमें से भी जो हमारा 24 खनिज हैं उनको खान और खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम ने प्रथम सूची में डाल रखा है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई देखिए इनके पुनर्चक्रण का महत्व क्या है। सबसे पहले है कि रिसाइकलिंग जो अवसंरचना है उसको सुदृढ़ बनाएंगे हम। कैसे? रासायनिक प्रसंस्करण, धातु निष्कर्षण, लिथियम आयन बैटरी, इन सबको रिसाइकलिंग R3 R4 के स्तर पर ले जाके प्रौद्योगिकी विनियामक और प्रणालियों को बेहतर बनाना। कि भाई सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऐसी कोई अवसंरचना तो बन पाए कि हम अपनी चीजों को रिसाइकिल कर सकें। तो इसमें क्या होगा, कम से कम 270 किलो टन जो है ना वो वार्षिक पुनर्चक्रण की हमारे देश के अंदर क्षमता का विकास हो जाएगा। दूसरी बात है आपूर्ति सुनिश्चित करना और भू राजनीतिक जोखिम को कम करना। सपोज करो बहुत सारे जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं चीन उन पे कब्जे जमा के बैठता है, तो कहीं ना कहीं हम इससे रिसाइकलिंग से ऐसी चीजों को उत्पादन करके जो आपूर्ति श्रृंखला कमजोर है और जोखिमपूर्ण है उसको टेक ओवर कर सकते हैं कि भाई ठीक है कुछ तो यहाँ से आएगा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार, वही जो हमारा पैसा खर्च हो जाता है इनको आयात करने पे, अगर हम उसे अपने देश में पुनर्चक्रण कर लें तो कम से कम हमें रोजगार मिलेगा, मुद्रा भंडार की बचत होगी और कहीं ना कहीं हम किसी पर डिपेंड भी उतने नहीं रहेंगे। तो इस पुनर्चक्रण को क्या बोलते हैं? शहरी खनन भी बोलते हैं, इस टर्म को याद रखना। बाकी 4 महत्वपूर्ण खनिज हैं लिथियम, लिथियम आयन के अलावा कोबाल्ट, निकेल और तांबा। इनके आयात पे देखो भारत 34,800 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, तो उसमें से भी बहुत सारा पैसा हमारे पास बचेगा। इसके अलावा जो पर्यावरणीय और सतत विकास लक्ष्य जैसे कि ई अपशिष्ट प्रबंधन वगैरह में ये हेल्प करेगा और जो नई खदान हम कर रहे हैं नए नए तत्वों को खोजने के लिए वो थोड़ा कम होगा, प्रदूषण कम होगा। और उद्योग में जो है इसको अब तक जो एक अनौपचारिक रूप से सेक्टर पड़ा हुआ था ये कहीं ना कहीं एक औपचारिक सेक्टर बन जाएगा और 70,000 से ज़्यादा नए या मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। आज की वीडियो में मैं इस वाले आर्टिकल तक कवर कराऊंगा क्योंकि इससे ज़्यादा बस की मेरे बस की नहीं है भाई से लाइव ले पाना। तो अगली वीडियो आएगी जो
जो संक्षिप्त सुर्खियाँ होती हैं ना, उन पे काम करेगी। बाकी यार पूरा गले की बैंड बज चुकी है, तो सब्सक्राइब कर लो भाई, काम कर रहा हूँ, चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, जो भी आपके दोस्त है ना उनको शेयर भी कर दो भाई। मुझे पता है यार, ये मैं खुद नहीं कर पाता तैयारी की स्टार्टिंग में, बहुत हालत खराब होती है इसे कवर करने में। सुर्खियों में क्यों है भैया? सुर्खियों में है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है ना, उसने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किया था 23-24, वो जारी कर दिया है। अब समझते हैं कि भाई इस सर्वेक्षण के बारे में है क्या। सबसे पहले इसको जारी कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी, इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत मॉस्पी के अंदर जो एनएसओ है वो इसको जारी करता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें किसको, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम जो है इसके अंतर्गत इसे आयोजित किया जाता है। इसमें उद्योग कौन कौन से शामिल हैं? सबसे पहले कारखाना अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2MI 2N1 और 2M2 में जो भी पंजीकृत कारखाने हैं वो होंगे। इसके अलावा बीड़ी सिगार कर्मकार जो हैं वो, इनके जो बीड़ी और सिगार वगैरह बनाते हैं ये वाले कारखाने यूज किए जाएंगे। इसके अलावा वे ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर जो विद्युत यूज होती है लेकिन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है, वे भी इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जो ऐसी इकाई हैं जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और राज्य सरकार द्वारा तैयार हैं कुछ उनके व्यवसाय रजिस्टर में वो पंजीकृत हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली बात वो है कि बेसिकली याद कर लो कि इनको छोड़ के बाकी सब शामिल किए जाते हैं। जैसे कि जो रक्षा प्रतिष्ठान है हम उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। तेल भंडारण को, यानी हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट के बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको हम शामिल नहीं करते हैं। और जो विभागीय इकाइयां जैसे कि आपका रेलवे वर्कशॉप हुआ, गैस भंडारण वगैरह हुआ, इनको हम शामिल नहीं करते हैं। दूसरी चीज है कि पहले इसको समझ लेते हैं, इससे पहले तब हम समझ पाएंगे। शब्दावली को समझ लेते हैं। ये आपका बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट है। सकल मूल्य वर्धित, इसे क्या बोलते हैं? देखिए, इसे उत्पादन प्रक्रिया द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना कुल उत्पादन में कुल लागत के मूल्य घटा की जाती है। सपोज क्या है, आपने 5 रुपए का गेहूं लिया और उससे एक ब्रेड बनाया और उसको बेच दिया 10 रुपए का, तो कुल जो एक्स्ट्रा मूल्य की वृद्धि हुई ना 5 रुपए की, इसे हम बोलते हैं सकल मूल्य वर्धित। लेकिन इस मूल्य को वर्धन करने में आपका हो सकता है 1 रुपए का कोई नुकसान हो गया था, या आपकी मशीन की जो कॉस्ट लग गई थी वो 1 रुपए के आसपास की लग गई थी। तो उसको अगर हम इस 10 में से घटा दें 1 रुपया, और मतलब 5 में से 1 रुपया और घटा दें 4 रुपए, तो हो जाएगा निवल मूल्य वर्धित। यानी कुल गणना में से हम जिस चीज पे हमारा पैसा कम हो गया है, मूल्य ह्रास है, उसको हम घटा देंगे तो हमारा एनवीए निकल के आ जाएगा। निश्चित पूंजी वो होती है कहीं ना कहीं जिनका जो कार्यकाल है वो 1 साल से ज्यादा का चलता है, उनको हम अचल संपत्तियों में इनको हम निश्चित पूंजी कहते हैं। जैसे कि आपकी पट्टे पे आपने जमीन ले ली तो अभी कहीं घिसने वाली तो है नहीं, भवन ले लिया, तो ये सब होती है निश्चित पूंजी। और ये क्या होती है? लेखा वर्ष के समापन दिवस पर कारखाने के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को मूल्य ह्रास को दर्शाती है निश्चित पूंजी जो है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि सकल मूल्य वृद्धि में क्या चीजें हुई हैं। तो 2023-24 की जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो वर्तमान मूल्य पे ना 11.89% की वृद्धि हुई। ये फायदा कैसे करता है? देखो भाई, अगर मूल्य वृद्धि हो रही है ना तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को फायदा हो रहा है, महंगाई की बात नहीं है ये। तो शीर्ष उद्योग कौन से हैं? मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन और जो भी पेट्रोकेमिकल है, इंसुलेटेड जो भी हैं, इनमें मूल्य वृद्धि अच्छी खासी हुई है। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं जिनमें हुई है? वो 5 राज्य हैं। महाराष्ट्र, इसके बाद में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक उत्पादन है कहीं ना कहीं पिछले वर्ष की तुलना में हमारा 5% से ज़्यादा हो गया है। रोजगार में भी वृद्धि ओबियस सी बात है कि होगी ही, तो इसमें भी रोजगार में 5% की वृद्धि देखी गई है। बाकी शीर्ष 5 राज्य जिनमें रोजगार की वृद्धि हुई है वो है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इनमें सबसे रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। कल पे क्या डिपेंड करना है यार, आज ही कवर कराते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे संक्षिप्त सुर्खियों की ओर को, यानी जो भी न्यूज इन शॉर्ट्स रही हैं। तो सबसे पहला है, आरबीआई ने जो है ना एक 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन कर दिया है। तो हुआ क्या है कि 6 सदस्य जो ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 है, इसके तहत में ये काम करेगा, ये जो बोर्ड है, ठीक है। और इससे पहले क्या कोई बोर्ड था जो भुगतान वगैरह का जो पर्यवेक्षण करता था? यस, इससे पहले था भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम और पर्यवेक्षण बोर्ड। तो इसके स्थान पर अब जो आ गया है इसका नाम है हमारा भुगतान विनियामक बोर्ड। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन है। तो सबसे पहले जो इसकी संरचना है वो मिलके बनेगी भुगतान और निपटान अधिनियम प्रणाली की धारा, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार। ये धारा आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? सबसे पहले इसके जो पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे हमारे आरबीआई के गवर्नर। तो कमेंट में बताएं कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है ना।
दूसरी बात, पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे आरबीआई के जो उप गवर्नर हैं वो, और या फिर इनके अलावा जो भी भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी हों। तीसरी चीज, इसमें जो आरबीआई का एक अधिकारी होगा जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने पास से 3 व्यक्तियों को नामित करेगी, यानी जो भुगतान प्रणाली, आईटी, साइबर सुरक्षा या कानून वगैरह का ज्ञाता होगा। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल होगा 4 वर्ष के लिए, और दोबारा ये नियुक्ति इनकी नहीं की जाएगी। अगर ये चाहें कि त्यागपत्र देना है हमें, तो पहले 6 सप्ताह का नोटिस देना होगा, उसके बाद ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं। जो इसके पात्र नहीं है नामित होने के सदस्य के रूप में, तो वो कौन कौन है? सबसे पहले देखो, अगर 70 वर्ष से अधिक का कोई आदमी है तो वो यहाँ पे नामित नहीं हो सकता। दूसरी बात, दिवालिया घोषित हो गया है तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर किसी अपराध के कारण वो 180 दिन यानी 6 महीने के आसपास वो कारावास में के लिए दोषी ठहराया गया है तो वो भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो संसद या किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य है तो वो भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आरबीआई के जो प्रधान विधि सलाहकार है ना, वो एक तरह से आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करेंगे, और जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी उन्हें बुलाया जा सकेगा। आरबीआई की जो भुगतान विनियामक बोर्ड है, इसकी बैठकों के लिए जो विशेषज्ञ हैं उनको भी हम आमंत्रित कर सकते हैं बीच बीच में, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी भुगतान विनियमन बोर्ड की बैठक जो है कम से कम साल में 2 बार करनी जरूरी है। तो इस बैठक के लिए अध्यक्ष जो हैं वो एक नामित सदस्य सहित 3 सदस्यों का एक कोरम तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग बैठे और उन्होंने डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन लिया वो फाइनल हो गया। तो एक कोरम तो होना चाहिए, ठीक है। निर्णय लेना, देखिए निर्णय जो भी होगा वो बहुमत से लिया जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज पे बराबर की वोटिंग रहती है तो अध्यक्ष की, या अगर अध्यक्ष नहीं है उनकी जगह पे उप गवर्नर काम कर रहे हैं, तो उनका जो मत होगा वो एज ए कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत के रूप में काम करेगा। तो सबसे पहले समझ संदाय है भगवान, इसलिए हिंदी मीडियम की चीजें जो थोड़ी कठिन हो जाती हैं। संदाय को पता है बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट। ऊपर इतने सारे पेमेंट, भुगतान, ये सारी चीजें पढ़ी। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए ये जो अधिनियम है ना, यानी ये जो एक्ट है, कानून है, अधिनियम, ये भारत में जितने भी भुगतान की से रिलेटेड जो भी प्रणाली है, सिस्टम्स हैं, उन सबको रेगुलेट करता है, उन सबको देखता है। तो इसमें हर तरह का भुगतान शामिल है, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर रहे हैं जैसे आरटीजीएस और नेफ्ट वगैरह होते हैं, या फिर मैनुअल समाशोधन बाकी जिस भी तरह से कर रहे हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आती है। अगला क्या है? केंद्रीय प्राधिकरण क्या है? जो रिजर्व बैंक है वो इसकी एक तरह से जो अवसंरचना वगैरह होती है या जो भी निगरानी करता है उसके रूप में काम करता है आरबीआई इसके तहत। बाकी ग्राहक संरक्षण में क्या है? यही इसी के तहत होता है ग्राहक संरक्षण। अगर आपके पैसे कहीं फंस जाते हैं या बैंक से कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके बीच की जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है वो भी यही करता है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीयकरण का बेसिकली मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम रुपीज को कैसे सामने ला सकते हैं। तो आरबीआई ने क्या करा है, भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय बताए हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़े से और ट्रेड और निवेश में हमें नए अवसर मिलेंगे। तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है कि वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाए। और घोषित किए गए जो प्रमुख उपाय हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले कि देखो, निवासियों के पास तो रुपया है ही, लेकिन जो अनिवासी हैं उनको भी भारतीय रुपए में ऋण देने का काम कर सकते हैं हम। तो कुछ ऐसे जो भी डिफाइंड बैंक होंगे, डीलर बैंक होंगे, उनको जो उनकी विदेशी शाखाएं हैं उन सहित भूटान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह को जो भी हम डेट देंगे वो डॉलर में ना देके वो हम देंगे रुपीज में, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं रुपए का जो है परिचालन हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा एक पारदर्शी रेफरेंस रेट स्थापित करेंगे। ये क्या बवाल है? सिंपल सी बात है कि अभी क्या करता है आरबीआई, अमेरिकी डॉलर में हमारे कंपैरिजन निकालते हैं ना कि हमारे रुपए की रेट कितनी है अमेरिकी डॉलर में, यूरो में, जापानी येन में, स्टर्लिंग में। तो ऐसे ही कुछ और भी जो हमारा ये है एफआईबीएल फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड जो है, ये और भी कुछ देशों की जो करेंसी है उसके सापेक्ष में एक पारदर्शी रेफरेंस रेट जो है वो विकसित करने का काम करेगा। इसके अलावा जो होगा वो होगा स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स यानी एसआरवीज का उपयोग बढ़ाना। ये क्या है मैं इसे डिटेल में बता चुका था आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशंस वाली वीडियो में, जब रशिया के साथ रिलेशंस की बात हो रही थी कि उनके जो रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स है उसमें काफ़ी सारा रुपया जमा हो गया और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रुपये का क्या करना है। तो मैं एक बार इसे डिटेल से बताता हूँ। 2 तरह के रुपये अकाउंट होते हैं, एक होता है नोस्ट्रो और एक होता है वोस्ट्रो। तो वोस्ट्रो तो वोस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है, जब कोई विदेशी बैंक है वो आता है इंडिया में और इंडिया के किसी बैंक में आके वो एक खाता खोलता है जिसके माध्यम से वो ट्रेड कर पाएगा रुपी के अंदर, है ना। तो हम इसे बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट।
और क्या बोलते हैं, अगर हमारा जो देश का बैंक है किसी और देश में जाके सेम काम करता है तो उसे हम बोलते हैं नोस्ट्रो बैंक अकाउंट, है ना। तो समझो, तो इसमें इसके उपयोग को थोड़ा बढ़ा दिया। पहले क्या करते थे, इसका काम हम केवल कर सकते थे व्यापार में, लेन देन में, या फिर खाली गवर्नमेंट के जो कमर्शियल पेपर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कॉर्पोरेट्स बॉन्ड खरीद सकते हैं, उस पैसे से कमर्शियल पेपर्स में निवेश कर सकते हैं उस पैसे का यूज करके। बाकी पहले क्या होता था, केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो हम सर क्यों कर रहे हैं, इतनी आफत क्यों कूट रहे हैं हम कि हम रुपए का मुद्रे का जो हमारी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दें। तो देखिए भाई, इससे कुछ लाभ हैं। नंबर एक, सबसे पहले बड़ा लाभ है जो हमें डॉलर भर के रखने पड़ते हैं ना आरबीआई के अंदर कुछ, यानी फॉरेक्स रिजर्व के रूप में, तो उसकी हमें कमी कम होगी, क्योंकि हम विदेश में भी अपना रुपये से लेन देन कर पाएंगे, तो हमें डॉलर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी करेंसी पे निर्भर नहीं होना। दूसरा चीज़ है कि विनिमय दर है उसमें जोखिम में कमी आएगी। कैसे, कि अगर हम करेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं डॉलर को, तो जैसे ही डॉलर में उतार या चढ़ाव होता है तो वो हमारे ट्रेड पे भी दिखता है, लेकिन हम रुपीज़ में करेंगे तो वो ये वाला जो जोखिम है उससे कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि भाई आर्थिक स्वायत्ता सुनिश्चित करेगा ये, कि भाई अब हमारे पास हमारी करेंसी है, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि होगी, कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी भूमिका मजबूत हो जाएगी दुनिया भर में, तो क्षेत्रीय स्थिरता भी इससे मजबूत होगी। जिसका पैसा चलता है भाई उसकी दुनिया है, आगे चलते हैं। स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट्स के बारे में फिर से दे दिया है कि ये एक ऐसा खाता होता है जो भारतीय बैंक में खोला जाता है, और व्यापारिक लेन देन के रूप में विदेशी मुद्रा के बदले बिना सीधे भारतीय रुपये में निपटान कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। इसके बाद में आता है एनबीएफसीज के लिए स्वचालित विनियामक संगठन। तो देखो हुआ क्या है, आरबीआई ने जो एनएफसीज हैं इनकी निगरानी के लिए जो एक वित्त उद्योग विकास परिषद है, इसको दे दिया है स्व विनियामक संगठन का दर्जा। पहले समझते हैं कि चक्कर क्या है इसका। एफआईडीसी क्या है, आरबीआई में पंजीकृत एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी होता क्या है, एनबीएफसी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो पैसे के लेन देन का कार्य करती हैं, मतलब जमा वगैरह स्वीकार नहीं करती हैं, हालांकि इसमें आगे शायद डिटेल में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बताऊंगा। तो ये पैसा प्रोवाइड करती हैं हाउसिंग बैंक और बाकी सारी चीज़ों में, तो इन्हें हम बोलते हैं, ये बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो इनका एक प्रतिनिधि निकाय है ये एफआईडीसी, तो इसको क्या कर दिया है, स्व विनियामक संगठन का दर्जा दे दिया है। अब समझते हैं ये होता क्या है भाई। जब इसको ये मिल जाएगा दर्जा, तो इससे क्या होगा, जो गवर्नेंस है इनके भीतर का एनबीएफसीज का, ये और अच्छा हो जाएगा। तो स्व विनियामक संगठन के बारे में, यानी हिंदी में आसान, इंग्लिश में बोलने से थोड़ा ज़्यादा आसान है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो एसआरओ का जो मुख्य उद्देश्य है ना, उस क्षेत्र का विकास करना, सुधार करना, पारदर्शिता के लिए काम करना, जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी एनबीएफसीज का, ठीक है। तो साथ में उद्योग के भीतर जो भी चिंता है उनके समाधान पे काम करना। अब इसका कानूनी आधार क्या है, तो देखिए, जो विनियमित संस्था है ना, इनके स्व विनियामक के लिए जो है आरबीआई जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, उसके आधार पे किसी को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है बना देता है। तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का बेसिक सा मतलब ये है कि अब आप जो है ना अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को संभालने के लिए, उनके नियम बनाने के लिए, उन्हें फॉलो कराने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए आप इस योग्य हैं कि आप इसको कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए बिल्कुल पात्रता होनी चाहिए? बिल्कुल, हर किसी कंपनी को तो हम स्व विनियामक कंपनी नहीं बना देंगे। तो इसके लिए जो पात्रता है वो है कि देखो, सबसे पहले कंपनी जो अधिनियम 2013 है इसकी धारा 8 में जो पंजीकृत है, तो आपको एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में काम करना चाहिए। इस दूसरी बात है कि इसके पास में अपनी कोई नेटवर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस बन गया कुछ भी है। और इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी का इस पे कब्जा है। और अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है वो संस्था होना चाहिए, जैसे कि हमने पता है कि एफआईडीसी जो है वो एक प्रतिनिधि संस्था है एनबीएफसीज की। तो कोई भी संस्था जो है एसआरओ की चुकता पूंजी का 10% से अधिक नहीं रखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि शेयर अपने पास ही लेके बैठे हैं सारे, तो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, तो इनके जो भी सदस्य हैं ना, तो उनके जो आचार संहिता है उसको तैयार करना, यानी नियम मसौदों को तैयार करना, शिकायत निवारण प्रणाली बनाना, विवाद हो गया तो उसको कैसे समाधान कर सकते हैं, मध्यस्थता कैसे होगी, इन सब को शामिल कराने की जिम्मेदारी होती है सेल्फ रेगुलेशन जो वाली कंपनीज हैं या अथॉरिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो विनियामक के प्रति क्या है, तो इसमें यह है कि विनियामक के जो अनुपालन है उनको सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, और अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है तो अग्रिम चेतावनी संबंधित रुझानों का पता लगाना शामिल है इस सब चीज़ों में। गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है इसमें, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी उपनियमों द्वारा शासी कामकाज के तरीके का प्रावधान है, जो एसआरओ के लिए कार्यों को निर्धारित किया जाएगा।
बाकी इसके निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के बाप बहन भाई चाचा सबका बदला लेगा। रे तेरा फैजल कहाँ पहुंच गए। हाँ, तो ये स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए, अलग अलग जगह से आने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही घर के लोग बैठे हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है एनबीएफसी, जिसको मैं ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले कि ये कंपनी अधिनियम 1956 या फिर 2013 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इसका काम है देखिए ऋण देने की गतिविधि में संलग्न होना, यानी किसको ऋण देते हैं, सरकार को दे सकते हैं भैया, सरकार के जो शेयर हैं उनमें पैसा लगा सकते हैं, स्टॉक्स में लगा सकते हैं, बॉन्ड में ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में, कॉन्सेप्ट कवर कर लो भैया। तो प्रतिभूति है उनको अधिकरण करना, लेकिन इसमें ऐसी एनबीएफसी में वो संस्था नहीं आएंगी जिनका काम है खेती को ऋण दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, वस्तुओं की खरीद बिक्री वगैरह कर रहे हैं, या कुछ सेवा प्रदान कर रहे हैं, अचल संपत्ति की खरीद, जमीन खरीद रहे हैं, तो वो सब नहीं है एनबीएफसी के काम, ठीक है। तो वो काम किसी बैंकों के होते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं। तो बैंकों के विपरीत एनबीएफसी क्या करती हैं, ये दे जमी, अगर अब जाओ एनबीएफसी के अंदर के लो जी मेरा एक खाता खोलो और मुझे 500 रुपये सेविंग अकाउंट में जमा करना है, वो सब ये नहीं करती हैं, लेकिन यस एफडी ये कर सकती हैं। तो ये सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। बाकी ये भुगतान और जो निपटान प्रणाली होती है जिसमें होता है ना, उसका ये हिस्सा नहीं है, और ये अपने ग्राहकों को चेक वगैरह जारी नहीं कर सकती, यानी केवल क्या करती हैं जो एफडी है वो ले लेती हैं, ठीक है। बाकी भाई देखने वाली बात यह है कि 2024 तक के जो आंकड़े हैं आरबीआई के, उसमें हमारे देश में जो है ना आरबीआई के अंतर्गत 9,000 से ज़्यादा एनएफसी जो हैं वो पंजीकृत हैं। अब आते हैं रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना। ओम्बड्समैन का बेसिक मतलब होता है लोकपाल, यानी जो जवाबदेही तय करता है शिकायतों वगैरह की। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर शामिल कर लिया गया है केंद्रीय और राज्य के सहकारी बैंकों को भी इसके अंदर लाया गया है। अब कौन से निर्णय में लिया गया है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत इसको लिया गया है। होता क्या है, तो इसका मतलब वही है कि आपको ग्राहकों के लिए तेजी से, किफ़ायती, जल्दी से वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसे एक बार देख लेना। तो जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं, अनुसूचित प्राथमिक शहरी जो सहकारी बैंक है वो भी हैं, 50 करोड़ रुपए की जो भी क्या बोलते हैं जमा राशि स्वीकार करने वाले बैंक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब देखो एक चीज़ याद रखो, इसमें वो भी शामिल हैं जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, यानी NBFCs, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी जो है वो इसमें शामिल नहीं है, यानी जो जमा स्वीकार करती हैं वो भी शामिल है। बाकी कस्टमर इंटरफेस रखने के लिए अधिकृत हों और जिनकी संपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए से अधिक है वो इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, भुगतान निपटान इसके अधिनियम, इसमें लेने वाले जो भी हैं भुगतान प्रणाली में सिस्टम प्रोवाइडर वगैरह सब शामिल हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी सब शामिल हैं। तो एक बार इसको एक बार देख लेना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन सी शामिल नहीं है, इसका ध्यान रखना कि शामिल नहीं है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो भाई, 40-42 सब्सक्राइबर हो रखे हैं मेरे, घंटों घंटों बैठ रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, ठीक है। बाकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ये भी शामिल है। अब इस योजना में क्या होता है, देखो सबसे पहले 3 अलग अलग योजना है उनको अब ये एकीकृत करती है। 2006 में हमें जरूरत पड़ी कि यार बैंक के लिए कोई ओम्बड्समैन लोकपाल योजना टाइप होनी चाहिए जांच के लिए, शिकायत के लिए, 2006 में बना दी। उसके बाद हमें लगा कि यार नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए कोई, तो 2018 में बना दी हमने। इसके बाद जब डिजिटल एरा आया तो हमें लगा यार डिजिटल लेन देन के लिए भी तो कोई योजना होनी चाहिए, तो 2019 में बना दी। और फाइनली क्या किया, तीनों को एक साथ जोड़ दिया, इतना ही है। तो एक देश एक ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर आधारित है और आरबीआई इसको विनियमित करता है, और अलग अलग जो क्षेत्रीय संस्था है उनके लिए शिकायत प्रणाली, निवारण प्रणाली नहीं होगी, अलग अलग एक साथ ही हम काम करा देंगे। तो ओम्बड्समैन की पावर क्या होती है, इसे हम लोकपाल भी बोल सकते हैं वैसे। जहां इन्हें हिंदी में डालना चाहिए ना शब्द को इंग्लिश में, हिंदी में डालना चाहिए वहाँ इंग्लिश में डाल देते हैं, जहाँ हिंदी में डालना चाहिए वहाँ इंग्लिश में डालना चाहिए वहाँ हिंदी में। अब ओम्बड्समैन में क्या होता है, 20 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ये आदेश दे सकता है। साथ भी अगर शिकायतकर्ता का बहुत ज़्यादा समय खर्च हो गया है, किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा हुई है उसे, तो उसके बदले में 1 लाख रुपए तक का मुआवजा करने का भी ये आदेश दे सकता है बैंक को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आरबीआई द्वारा शुरू की गई, आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ें शुरू की है ना, तो आपको सबसे एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। आरबीआई द्वारा शुरू की गई कुछ नई पहलें हैं, जैसे कि आरबीआई ने 2000 मतलब कुछ महत्वपूर्ण पहलें शुरू की, जैसे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और एक है रिटेल सैंडबॉक्स।
और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी के टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट, इन्होंने कुछ चीज़ शुरू करी है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है। तो ये होता है एक डीपीआई। डीपीआई सबसे पहले ये भी सवाल है यार, डीपीआई होता क्या है। देखिए, सरकार जो भी ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है हम जो बेसिक बनाते हैं, सड़क हो गया, भंडारगृह हो गया, या कोई भी, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट हो गया, ये सब वो हैं। लेकिन डिजिटल वाले कौन से होते हैं, जिन्हें पब्लिक यूज़ करे, ऐसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं हम डीपीआई। जैसे कि यूपीआई, जैसा कि डिजी लॉकर। तो ऐसे ही एक और हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करा है जिसका नाम है यूएलआई। अब ये क्या काम करेगा, देखो, आपने ए बैंक से बैंक लोन लिया, बी बैंक से लोन लिया, सी बैंक से लोन लिया, डी को पता ही नहीं है कि आपने कहाँ से आप पहुंच के डी से लेने, और आप इनका चुका नहीं पा रहे हो। तो ये क्या काम करेगा, ये एक सेंट्रलाइज्ड वे में तुम्हारा ए बी सी डी पूरे डेटा की जानकारी देगा किसी एक जगह पे। तो इससे आसान हो जाएगा बैंकिंग कंपनियों के लिए देखना कि आप कैसे व्यक्ति हो, डिफॉल्टर तो नहीं हो। तो समझो भाई, तो ये एक विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करेगा और ऋणदाताओं को उपलब्ध कराएगा ताकि वो ऋण देने वालों और की जो चुकाने की क्षमता है उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। दूसरा क्या है, ऋण का वितरण का जो कुशल और पारदर्शी बन जाएगा। इसके बाद में एक और चीज़ समझते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होती है, ऐसी करेंसी जो चल रही है उसका डिजिटल रूप है ना, जैसे बिटकॉइन वगैरह भी होती है ना। तो हम समझते हैं इसका क्या है। तो जो भी फिनटेक कंपनी है इनके लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नई तकनीकी समाधान विकसित करके परीक्षण कर सकती हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। फिएट मुद्रा होती है जो हम यूज करते हैं रेगुलरली, है ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी का टोकनाइजेशन कर दिया है। ये क्या होता है भैया, आप ये भी समझेंगे। तो तेजी से निपटान हो पाएगा और लिक्विडिटी वगैरह में और पारदर्शी, लिक्विडिटी बोलते हैं जो मतलब कोई भी करेंसी कितनी लिक्विड से पता चलेगा मार्केट में जाके कितनी आसानी से वो चेंज हो जाती है रुपीज में, है ना। तो टोकनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वास्तविक संपत्ति का डिजिटल टोकन बना के उसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूट से भंडारण कर लेते हैं कि भाई एक हमारे पास कोई पैसा है, संपत्ति है, अब हमने इसका एक डिजिटल टोकन बनाया और उसको ब्लॉकचेन पे चढ़ा दिया। तो ब्लॉकचेन पे क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम साइंस टेक में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, भंडारण हो जाता है और इसकी प्रॉपर हिस्ट्री होती है कि कहाँ से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये एक मनी मार्केट का उत्पाद है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ आ जाएगा भाई, प्रीलिम्स में उठा कर दे देगा कि कौन सा इसमें से मनी मार्केट का उत्पाद है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिट करने के लिए के बाद आपको जो कोई सर्टिफिकेट मिलता है वो है। तो एक नेगोशिएबल मनी मार्केट उत्पाद है जो बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में जमा फंड के बदले डीमैट के रूप में आपको देते हैं कि प्रोमिसरी नोट, आप जब आओगे मैच्योरिटी पूरा होने पे सर्टिफिकेट को लेके 1 साल बाद में या 7 दिन बाद में, तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो इसे बोलते हैं सर्टिफिकेटरी ऑफ डिपॉजिट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। अगली हमारी जो हेडलाइन है वो है स्वामी फंड से रिलेटेड। तो स्वामी फंड में क्या है, आरबीआई ने स्वामी यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग को, जो आपका एआईएफ है यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसके जो कठिन नियम होते हैं उनसे कुछ छूट देती है। अब ये होता क्या है, सरकार इसको समर्थन करती है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, इसमें 2 संस्थाओं का काम है, वो आपको दोनों को पता होना चाहिए। आरबीआई का काम है एआईएफ में जो संस्थाएं हैं उनको निवेश के बारे में दिशा निर्देश को निर्धारण करना, ठीक है। वहीं पे इनका विनियमित कौन करेगा, इन्हें वो करेगा सेबी, ठीक है। प्रीलिम्स में रॉन्ग स्टेटमेंट बना कर दे देगा कि एआईएफ को सेबी की जगह डाल देगा, आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना भाई। स्वामी फंड 2019 के बारे में क्या है भाई, ये कैटेगरी 2 का एआईएफ है। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके, प्राइवेट लोग मिलके किसी एक संस्था को अपना पैसा जाके दे दें कि लो भाई हमारा पैसा ये पकड़ो, अब तुम जहाँ चाहो इसे इन्वेस्ट कर दो, वो निवेश कर दे, तो इसे हम बोलते हैं स्वामी फंड। देखो समझो, भारत में स्थापित या निगमित ऐसा कोई भी फंड है जो एक निजी रूप के निवेश में साधन है। निवेश के लिए बड़े निवेशक चाहे भारतीय हो ये धन जुटाते हैं, निवेश कर देते हैं। एआईएफ को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। उदाहरण के लिए वेंचर कैपिटल फंड जिसमें एंजल फंड भी शामिल है। उद्देश्य क्या है, अगर कोई आवासीय योजना है वो रुकी पड़ी है तो उसका पूरा करने के लिए हम प्राथमिक ऋण वित्त पोषण के रूप में काम करता है, और उसका फंड मैनेजर कौन है, एसबीआई वेंचर लिमिटेड। अब समझिए भाई एंजल्स का ठहराव, एंजल उड़ रही थी क्या, जो ठहराव हो गया। समझो भाई एंजल का ठहराव क्या है। 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं एक जेफरे हिंटन, इन्होंने चेतावनी दी थी कि भैया एआई जो है आधुनिक एंजल्स के ठहराव का कारण बन सकती हैं। डिटेल में समझते हैं इस शब्द को। ऑक्सफोर्ड के जो अर्थशास्त्री हैं
रॉबर्ट एलन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 19वीं सदी में ब्रिटेन के बारे में फ्रेडरिक एंजल्स के अवलोकनों पर आधारित है। समझो ये है क्या। बड़ा टफ सा, मतलब ऐसे मैंने आमतौर पर देखा है कि ऐसे जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं ना, इनसे एक क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी कई बार कि बताओ भाई एंजल्स पॉज क्या है, ठहराव वहराव नहीं लिखेगा, वो सिंपल लिखेगा एंजल्स पॉज जो चर्चा में रहता है वो क्या है। तो समझो ये विरोधाभास को दर्शाता है कि देखिए होता क्या है, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति में उत्पादन तो तेजी से बढ़ रहा था, लोगों देशों की जीडीपी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जिनके कारण वो उत्पादन बढ़ रहा था उन श्रमिकों की जो वास्तविक मजदूरी थी वो उतनी ही थी और उत्पाद बढ़ते जा रहा था। तो ऐसा ही दोबारा से लगने लगा है जब से एआई से जो ड्रिवन इकोनॉमीज हैं उनके उनमें जब देखते हैं, तो क्योंकि ऐसा होता क्या है कि लाभ जो है एक पार्टिकुलर ग्रुप को बहुत तेजी से मिलेगा, लेकिन काम करने वाले जो लोग होंगे उनकी इनकम वहीं रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। तो कंपेयर करके देखते हैं कि भाई कैसे। देखिए परिवर्तन के उत्प्रेरक कौन से हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की, तो ये सेम काम करा था मशीनीकरण के द्वारा। मशीनीकरण आने से उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था। वहीं पे हम आज के समय की जब बात करते हैं तो एआई जो आई है उससे तेजी से, और जो हमारा ऑटोमेशन हो गया है, मशीन लर्निंग हो गया है, इससे कहीं ना कहीं तेजी से चेंज हो रही हैं चीज़ें। समय सीमा ये 1780 से 1840 के बीच की बात थी, और ये 2020 से 30 के आसपास तक की चीज़ें हैं। इसके अलावा उत्पादकता में प्रवृत्ति क्या है, यहाँ पे तीव्र औद्योगिक विकास हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ है, जो एआई है उससे तेजी से ऑटोमेशन हुआ है और उससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वेतन प्रक्रिया में क्या है, यहाँ पे उन लोगों का जो श्रमिक लोग थे उन लोगों का वास्तविक वेतन जो उतना ही था। ऐसे ही यहाँ पे जो निम्न मध्यम कौशल वाले बेचारे श्रमिक है ना, उनका वेतन या तो स्थिर हो गया है या फिर कहीं ना कहीं और ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि एआई से काम होने लग गए हैं तो पहले से कम हो गई हैं चीजें। लाभ का वितरण क्या है, पहले जो लाभ था वो पूंजीपति और आविष्कारकों को लाभ मिल गया था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। अभी क्या हो रहा है, जो एआई को बनाने वाली कंपनी है टेक्नोलॉजी वाली उनको मिल गया है, या फिर उनके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनको मिल गया है। तो बेसिकली या फिर जो लाभान्वित हो भी रहे हैं ना थोड़े बहुत, तो वो वाले श्रमिक हैं जिनमें जिनको बहुत हाई स्किल्स हैं, जिनके अंदर। सामाजिक परिणाम क्या देखने को मिले हैं इससे, इससे शहरों में असमानता आई थी उस टाइम पे, और श्रमिकों के बीच में अशांति आई थी, जिससे रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे कुछ समय बाद। और इसमें क्या है, इसमें भी क्या हो रहा है कि कौशल का ध्रुवीकरण हो गया, यानी कुछ देशों के भीतर तो बहुत ज्यादा कौशल वाले स्टार्टअप्स पनप रहे हैं, और कुछ देश अफ्रीका जैसे देश बेचारे वो गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। नौकरियों का विस्थापन हो गया है, क्षेत्र और देशों के बीच में कहीं ना कहीं असमानता को जन्म दिया है। अगला आर्टिकल है हमारा वेटेड एवरेज कॉल रेट से रिलेटेड। तो क्या है ये, जैसे हमने देखा है ना कि अब समझो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें हम रेपो रेट पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, और आपका एमएसएफ पढ़ते हैं, मार्जिनलाइज स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये मौद्रिक नीति का हिस्से होते हैं। तो इसने कहा है कि ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है इसका उपयोग आरबीआई जारी रखेगा। है क्या ये, तो समझो ये औसत ब्याज दर पर जिसपे बैंक जो है एक दूसरे को ओवरनाइट, यानी एक दिन के लिए अगर बैंक को जरूरत पड़ रही है तो दूसरे बैंक से पैसे उधार ले लेते हैं, तो हम इसे बोलते हैं ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम में अल्पावधि के लिए उधार की लागत कितनी है। सपोज करो, इससे ये भी पता चलेगा कि बैंकों के लिए आपस में फंड प्राप्त करना कितना आसान है या कठिन है। यानी अगर WCR बढ़ता है तो इसका मतलब है भाई उधार महंगा हो गया है, कहीं ना कहीं बैंकों के लिए कठिन होता जा रहा है। और WACR घट जाता है तो इसका मतलब है उधार लेना बहुत आसान है, यानी सस्ते में ले लेंगे भाई। इसके बाद में अगली रिपोर्ट हमारे पास आई है विश्व आर्थिक परिदृश्य की। तो इसे जारी करता है IMF। IMF के 2-3 रिपोर्ट्स आएंगे लगातार। तो IMF के बारे में एक तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए IMF के काम क्या हैं, कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन सी इसकी रिपोर्ट निकालती है। ये आपका होमवर्क मान लो, कुछ भी मान लो भाई, ये पता होना चाहिए। आप ऐसे क्या करो, एक यहीं पे लिख लिया करो साइड में, तो रिवीजन कर रहे होगे ना तो वो मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, यहाँ तक आ गए हो तो भाई कर लो। चलो आगे बढ़ो। IMF की जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट है, तो इसने कहा है कि भारत की जो जीडीपी दर है ना, एक्चुअली 2 बार जारी की जाती है, वो 6.6% रहेगी आने वाले 25-26 के लिए भी। और पहले कितने का अनुमान था, 6.4 का, तो इसने फिर बाद में अपडेट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार 26-27 में 6.2 रहेगी, और 2024 की 3.5 से घट के 25 में 3.2, और इसमें इतने रहने का अनुपात है। ये वैश्विक है, यानी वर्ल्ड की जीडीपी रेट जो है एक तरह से ये चल रही है, और ये हो जाएगी और 26 में और घट जाएगी, और हमारी बढ़ रही है।
वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बारे में समझते हैं। जारीकर्ता कौन है? आईएमएफ है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? यही कि निकट भविष्य में भाई और मध्यम अवधि में विशेष विश्लेषण करके बता देती है कि भाई किसकी रिपोर्ट कैसी रहेगी, वर्ल्ड की जीडीपी कैसी रहेगी, तो उन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में डिटेल देती है। ये रिपोर्ट जो है आमतौर पे एक साल में 2 बार जारी की जाती है, बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, जैसे हमने बता दिया था। अगली भी आईएमएफ की रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये वित्तीय स्टेबिलिटी, इसमें नाम में आ रहा स्टेबिलिटी, तो ये बताएगी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी संसार में। तो इसके बारे में क्या है? वैश्विक वित्तीय बाजारों में नियमित तौर पर आकलन करती है और अगर संकट उत्पन्न कोई होने वाला है तो उससे पहले जो भी प्रणालीगत कमियां चल रही हैं उनको पहचान करके बताती है। और क्या है इस रिपोर्ट में, क्या है? तो सबसे पहले कठोर वैश्विक वित्तीय स्थितियां, कि देखिए भाई जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता है उसमें कहीं ना कहीं जोखिम में वृद्धि हो गई है पहले से ज़्यादा। क्यों हो गई है? सबसे पहले भू राजनीतिक जोखिम हो गए हैं, सैन्य संघर्ष हो रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन हो गया, और अभी तो आपको पता होगा अमेरिका ने वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दिया। तो इसके बाद में स्टॉक की कीमत में काफ़ी गिरावट हो जाएगी और संप्रभु रिस्क प्रीमियम के वृद्धि के कारण बन सकते हैं। बाकी आईएमएफ की जो अन्य रिपोर्ट हैं, जैसे कि आपकी जो हमने पढ़ ली, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और फिस्कल मॉनिटर वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा अगले आर्टिकल है पीएम सेतु। पीएम सेतु यानी प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। तो आईटीआई जो होती है ना, आपने कोर्स सुना, आईटी की बात नहीं कर रहे, आईटीआई की बात करना है, तो उनको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, उस पे ये पूरा आर्टिकल फोकस किया गया है। तो इस योजना को लागू किया गया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन। और पीएम सेतु योजना के बारे में ये है कि 60,000 रुपए की केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल बता दूं मैं कि जो केंद्रीय प्रायोजित होती हैं और कुछ योजनाएं होती हैं आपकी केंद्रीय क्षेत्र की, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस पता है आपको? तो सुनो भैया, जो केंद्रीय प्रायोजित योजना होती हैं इसमें कहीं ना कहीं फंडिंग करती है सेंटर और स्टेट दोनों मिलके, और जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है इसमें अकेले सेंटर फंड कर रहा होता है। तो इनका भी, इन शब्दों को भी ध्यान दिया करो पढ़ते समय बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? देश भर में 1,000 सरकारी जो आईटीआईज बने हुए हैं हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आधुनिक और उद्योगों के अनुकूल प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में रूपांतरित करना। कार्यान्वयन कौन करता है? पीएम सेतु योजना को हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा लागू किया जाएगा और इसमें क्या होगा, 200 आईटीआईज को 800 स्पोक आईटीआई से जोड़ा जाएगा। इसमें क्या करेंगे? उन्नत अवसंरचना लाएंगे, नवाचार लाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलेंगे, उत्पादन इकाई लाएंगे। प्रशिक्षणों के लिए जो जो प्रशिक्षक हैं उनको थोड़ी सी और प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्लेसमेंट सेवाओं को लाया जाएगा, जैसे बीटेक वगैरह में होता है, ऐसी आईटीआई करने वालों को भी प्लेसमेंट सेवाओं में मतलब चीज़ों में लाना पड़ेगा, ठीक है। और स्पोक आईटीआईज की इन सुविधाओं तक पहुँच और अधिक से अधिक विस्तार करेंगे। इस योजना के मुख्य घटक क्या हैं? तो सबसे पहले है उद्योगों को मिलकर, भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारे आईटीआईज के पाठ्यक्रम बहुत ही पुराने चले हुए हैं, तो हम उनको क्यों ना जो आज के उद्योगों की डिमांड के उसके हिसाब से मांग आधारित पाठ्यक्रम शुरू करें, और जहाँ पे हमें मतलब चीज़ें अलग करनी है तो उसे करें। बाकी इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करेंगे। और एंकर उद्योग भागीदारों का अर्थ ये है, अच्छा एंकर उद्योग भागीदार क्या है? इसका मतलब वो है ऐसे भागीदार जो इस परियोजना में मुख्य भागीदार के रूप में काम करेंगे, जॉब देने में, ट्रेनिंग देने में, कुछ भी। तो इसका बोलते हैं एंकर उद्योग भागीदार, ठीक है, वो बड़े उद्योग या कंपनी। और दीर्घकालीन डिप्लोमा जो है इनके, और अगर शॉर्ट में कोई छोटा सा डिप्लोमा है उस सब के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वगैरह इनके मार्ग खोलना। और इसके लिए हमने 5 जो संस्थान हैं उनको चुना है, जिसमें एक है भुवनेश्वर में, एक है तमिलनाडु में, एक है हैदराबाद में, कानपुर में और लुधियाना में, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 1950 के दशक में राज्य ने बनाए थे ताकि व्यावसायिक शिक्षा को दे सकें। दूसरा, इनकी मान्यता कहाँ से मिलती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये जो डीजीटी है उससे इनका संचालित किया जाता है। और देश भर में अगर हम देखें तो 15,000 से ज़्यादा आईटीआई संचालित हैं और 78% जो है प्राइवेट ही हैं ये, यानी सरकार का कम खर्चा हो रहा है और अच्छे से काम हो रहा है। प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? स्ट्राइव योजना, मॉडल आईटीआई और पूर्वोत्तर राज्यों को कौशल विकास बुनियादी के ये है, ठीक है। अच्छा एक और याद रखना, ये राज्य प्रतिबंधित संस्थानों में काम करते हैं, ठीक है।
अगला आर्टिकल है हमारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना, यानी ये जो योजना 2021 में आई थी वो अब 2026 तक बढ़ा दी गई है क्या ये योजना? सिंपल सी बात है, देखो, केंद्र सरकार राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए ऐसे कर, शुल्क, लेवी को वापस कर देती है जो योजना के तहत वापस अन्य योजना के तहत वापस नहीं किए जाते। होता क्या है, देखो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। आप कच्चा माल लेके आए बाहर से, तो उस पे लगी इंपोर्ट ड्यूटी। फिर आपने उस सामान को वापस किसी को निर्यात कर दिया किसी और देश को, तो फिर इस पे लगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब आप सोचो, इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो इस पे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी चीज़। तो विदेशों में ये बाकियों के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, सरकार उनको वापस कर देती है, ठीक है, जो ऐसे शुल्क कर लेवीज हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरे बाजारों में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े सस्ते हो जाते हैं, तो बाकी के साथ में प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, हाँ, तो इस योजना में किस पे करती है, विनिर्माण और वितरण के दौरान जो भी कर लगाए गए हैं उसको शामिल कर दिया, ठीक है। आते हैं वी राइज पहल, कुछ नहीं है, बस इतना है। वी राइज का मतलब है वीमेन एंटरप्रेन्योर री इमेजिनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज, यानी नीति आयोग ने क्या करा है, महिला उद्यमिता मंच ने मिलके, इसने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलके अपना जो अवार्ड टू इसको पहल शुरू की है। और इसमें होगा क्या, जो महिला उद्यमी हैं, महिलाओं द्वारा संचालित जो भी उद्यम हैं, चाहे सूक्ष्म हो, लघु हो, मध्यम हो, उनको वैश्विक स्तर पर लाने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। तो उनको कुछ सुविधा देंगी, मेंटरशिप देगी, गाइडेंस देगी, और जो भी रणनीतिक साझेदारी होंगी किसी के साथ पार्टनरशिप कराने वो भी करा देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज हो गई है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि भैया अंडमान द्वीप समूह के जो, अगर आप जाओगे पूर्वी तटरेखा के 17 किलोमीटर दूर, एक जो अपना नाम करा था श्री विजयपुरम, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के कुएं पाए गए हैं। तो भारत में जो हाइड्रोकार्बन संसाधन है इनका आकलन करने के लिए, इसके अनुसार जो अंडमान निकोबार बेसिन है ना, उसमें 371 मिलियन मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन की संसाधन मौजूद हैं। तो होगा क्या, देखो, बात यह है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जो अर्थ की हिस्ट्री है, तो उसमें अंडमान निकोबार जो बेसिन है ना, तो ये वहाँ पे स्थित है जहाँ पे अंडमान निकोबार के बेसिन के संगम में स्थित है, ठीक है। तो होता क्या है, बंगाल अराकान जो तलछट प्रणाली है ये उसका हिस्सा है, ठीक। तो भारतीय और बर्मा, मतलब आपको पता होगा जहाँ भी ये सेडिमेंट्री होता है, तलछट होती है, वहाँ पे बहुत बड़ी संभावना होती है गैसेस के पाए जाने की। तो वही पाया गया है। भारतीय और बर्मा प्लेट की जो सीमा पर टेक्टोनिक गतिविधि होती है, इससे यहाँ पे क्या होता है, कई सारे ट्रैप्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब ट्रैप्स बन जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनने के लिए उनमें जमाव हो जाता है, जमाव हो जाता है तो ऐसी जगह फिर बाद में गैस खोज ली जाती है। तो इससे पहले भी क्या ऐसा हुआ है, आसपास के और भी क्षेत्र में कभी मिले हैं? बिल्कुल। इसके पास के जो पहले क्षेत्र हैं, उत्तरी सुमात्रा हुआ इंडोनेशिया का, या फिर आपका इरावदी वाला एरिया हुआ म्यांमार का, यहाँ पे भी गैस की खोज की जा चुकी है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो, ये इंपॉर्टेंट खोज हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम 2030 तक गैस आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें गैस की हिस्सेदारी बढ़ा के 15% कर सकें। तो अगर हम खुद से कर पाएंगे तो हमारा इंपोर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो इंपोर्ट है ना वो 50% तो हम खुद से करते हैं उत्पादन, लेकिन शेष जो है हम इंपोर्ट पे डिपेंड हैं इस प्राकृतिक गैस के मामले में, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ से करते हैं हम, कतर, अमेरिका और यूएई वगैरह से हम एलएनजी जो है इसका सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। इसके अलावा बस 2 आर्टिकल और रह गए। इसके अलावा भारत में जो प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए और भी कुछ शुरू की गई हैं, बिल्कुल। इस अन्वेषण मतलब खोज करने के लिए जो हमने और मिशन शुरू किए हैं, उनमें सबसे पहले है हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति। यानी कहने का मतलब है सभी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए, उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंसिंग पेश किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें खोज करने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर वहां पे अपना उत्पादन करने के लिए अलग से करना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए अलग से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या है, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी 2016 में। इसके अलावा हमने एक और मिशन शुरू किया है जिसका नाम है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसमें क्या होगा कि अगर आप खोज करना जा रहे हैं, आप ऐसी कंपनी है जो हाइड्रोकार्बन वगैरह की खोज के लिए काम करते हैं ऑफशोर्स एरियाज में, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। बाकी कुछ छोटी मोटी और भी पहल हैं, जैसे कि आपकी नेशनल डेटा रिपोजिटरी, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में हमने क्या काम करा है, 100% एफडीआई को मंजूरी दे रखी है कि आओ खोजो। अगला हमारा आर्टिकल है राज्य खनन तत्परता सूचकांक के बारे में। इसको इंपॉर्टेंट पढ़ लिया भी है क्योंकि कभी कभी जारी होता है, तो इसको पता होना चाहिए आपके उसके बारे में, ठीक है। तो किसने करा है, खान मिलके खनन, केंद्रीय खान मंत्रालय ने करा है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ये है
कि इस सूचकांक का उद्देश्य है कि देश के अंदर जो खनन क्षेत्र है ना, उसके विकास में जो राज्य कितना योगदान कर रहे हैं, कितने सुधार कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, इस चीज का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो आधार क्या है इसका? तो देखो भाई, ये कोयला को तो नहीं करता, ठीक है, बाकी जो अन्य खनिज हैं उनकी नीलामी में कैसा प्रदर्शन हो रहा है, उनकी परिचालन कैसा हो रहा है, खोज पे जोर कितनी हो रही है, इन सब का जो मूल्यांकन है, तो इन सब का मूल्यांकन करता है ये। बाकी वर्गीकरण क्या है, 3 तरह से खनिज भंडार के आधार पर इसको राज्यों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले वो हैं जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बी में गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, और सी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा। अगला प्रमुख आर्टिकल है हमारा प्रमुख और गौण खनिजों को लेकर के। तो केंद्रीय खान मंत्रालय ने चूना पत्थर जो है अब उसको मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। इससे पहले क्या था, माइनर होगा, बिल्कुल। पहले चूना पत्थर क्या था, अंतिम रूप के उपयोग के आधार पर कभी इसमें और कभी इसमें, यानी कभी से हम कर देते हैं मेजर मिनरल अपनी जरूरत के आधार पर, कभी से माइनर मिनरल वर्गीकृत किया जाता था। अभी क्या कर दिया है, अभी चूना पत्थर को मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। तो इन दोनों के बारे में समझते हैं भाई, प्रमुख और गौण खनिज के बारे में। मेजर मिनरल आसान शब्द लगते हैं, प्रमुख और गौण खनिज। खनिज, खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, इसके तहत में हम 2 भागों में बांटते हैं। उनमें से एक है प्रमुख यानी मेजर, एक है गौण यानी मिनरल। प्रमुख खनिज में क्या होता है, ईंधन वाले ज्यादातर खनिज शामिल होते हैं, जैसे कि आपका कोयला हुआ, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो धात्विक हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अधात्विक है। सपोज करो कल को प्रीलिम्स एक सीधी सी स्टैंडर्ड बना देता है कि भाई मेजर मिनरल्स में केवल धात्विक खनिज शामिल हैं, तो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे पढ़ा करो, पता है, करंट अफेयर को, और मोटिवेट रहो, प्रीलिम्स निकालना भाई 2026 का। आगे क्या है, गौण खनिजों में कौन से हैं, संगमरमर, स्लेट, शैल आदि शामिल हैं। ये जो हैं ये माइनस मिनरल्स में आते हैं, ठीक है, माइनर मिनरल्स में आते हैं। बाकी एमएमडीआर के अधिनियम, हाँ इसको देखो ध्यान से रखना, जो गौण खनिज हैं इनसे रिलेटेड जो भी नियम बनाने हैं उनका अधिकार है राज्य सरकारों के पास में। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रमुख खनिजों की, तो इनका अधिकार है नियम बनाने का किसके पास में, सेंटर के पास में। आज का भाई लास्ट है। चलो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा और यहाँ तक आ गए सुनते हुए, क्लास भी बढ़िया लग रही है, कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करो, सुधार करेंगे। बाकी बढ़िया लग रही है तो भाई लाइक ठोक के जाओ, सब्सक्राइब करो। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, इसे शॉर्ट में बोलते हैं महा, मेडटेक मिशन लॉन्च किया गया है। क्या चक्कर है समझते हैं। महा मेडटेक जो मिशन है, इसको शुरू किया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने, ठीक है। तो इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और गेट्स फाउंडेशन ने भी के सहयोग से आरंभ किया गया था। तो इसमें क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी ANRF अधिनियम 2023 के माध्यम से, और इसकी स्थापना करी गई थी किसकी सिफारिश के हिसाब से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से, ताकि हम शिक्षा में एक जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको हाई लेवल पे रणनीतिक दिशा प्रदान कर सकें, इसके रूप में। महामेडटेक मिशन के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, भारत में जो भी चिकित्सा से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो भी नवाचार हो रहा है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ा सकें। और जो महंगे महंगे आयात करते हैं ना, आपको पता है ना, एक एक मशीन, वेंटिलेटर हम बाहर से आयात करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, छोटे छोटे उपकरण जो है चिकित्सा से रिलेटेड। तो हम उन महंगे आयातों पर निर्भरता कम कर लें और अपने यहाँ उन चीजों को बना लें, और वहनीय और उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रौद्योगिकी का सामान पहुंच बढ़ावा दे सकें। वित्त पोषण कैसा होगा इस चीज का, तो सबसे पहले बात है कि शैक्षणिक और अनुसंधान विकास संस्थान हुए, हॉस्पिटल हुए, स्टार्टअप हुए, MSMEs हुए, और इसके अलावा जो मेडटेक उद्योग हैं, ये सब मिलके इस प्रकार की संस्थाओं को क्या करेंगे, जो इस क्षेत्र में काम कर रही है उन्हें वित्तीय पोषण सहायता प्रदान करेंगे। और प्रति योजना 5 से 25 करोड़ रुपए की माइलस्टोन लिंक्ड वित्त पोषण का प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर कुछ हमें और भी जरूरत पड़ती है साधारण मामलों में, तो हम 50 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण कर सकते हैं। समर्थन तंत्र में क्या काम आते हैं, सबसे पहले इसमें वही पेटेंट मित्र होंगे जो लोग पेटेंट कराते हैं, कुछ मेडटेक वाले होंगे जो मंजूरी देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, बाकी क्लिनिकल ट्रायल वाले नेटवर्क, इन सबको माध्यम से मदद करी जाएगी, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र क्या है, तो देखो, अभिनव चिकित्सा उपकरण और जो IVDs हैं, इन विट्रो डायग्नोस्टिक, इसमें उच्च स्तरीय अग्रणी प्रौद्योगिकी हैं, उनकी जो चीज़ें आती हैं वो सब शामिल हैं इसमें, इसके जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जैसे कि इमेजिंग, रेडियोथेरेपी उपकरण, रोबोटिक्स, मिनिमम इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, प्रत्यारोपण, AI ML सक्षम प्लेटफॉर्म वगैरह।
तो भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए समझिए, भारत में जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी ना एक उभरता हुआ क्षेत्र है। उभरते हुए क्षेत्र का मोटा मोटा मतलब है कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, इमर्जिंग है ये। तो इसका वर्तमान मूल्य कितना है? 14 अरब डॉलर है, लेकिन 2030 तक यानी अब से ठीक 6 साल बाद इसके डबल से भी ज़्यादा होने की संभावना है। अब निर्यात क्या है? भारत के चिकित्सा उपकरणों का निर्यात जो है 4 अरब डॉलर से अधिक का हो गया है, और भी हो जाएगा। वैश्विक बाजारों में स्थिति क्या है कि ज़्यादातर पे जो कब्जा है ना भाई, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, इनका है। तो उसके बाद में एशिया में चौथा स्थान जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में चिकित्सा उपकरण जो बाजार है। आ जाओ सरकारी नीति, इसमें कुछ और हैं, जैसे पीएलआई योजना, इसमें काम करी थी पीछे भी। प्रिप योजना, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति और चिकित्सा उपकरण पार्कों द्वारा समर्थित है ये योजना। और इस तरह से हमने अपना जो इकोनॉमी वाली है उसको भी देर सवेर पूरा कर लिया है। इसके बाद में मैं पैरेलली स्टार्ट मैंने कर दी है, जो जिन लोगों की सितंबर की नहीं हुई है उसको भी स्टार्ट कर दिया है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये मैगजीन कहाँ मिलेगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपने अक्टूबर महीने की बाकी 2 जो टॉपिक हैं, जैसे हमने पॉलिटी और गवर्नेंस को कवर किया था, तो उसे जाके कर लो। आईआर को मैंने करा दिया, उसे जाके कर लो। कहीं और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि हेल्प कर दूँ इस चीज़ में, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं और आसानी से चीज़ों को तुम्हें बताने में हेल्प कर सकूं। थैंक यू।